ओके, तो आज हमारी सेकंड क्लास है स्टैटिस्टिक्स की, और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को चीज़ें समझने में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई जो चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस चैप्टर का नाम ये है क्यों, ठीक ना। तो हम लोगों ने देखा था कि दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट एवरेजेस, और एवरेजेस की फितरत होती है टू लाई समवेयर इन द मिडल, और इसलिए उस चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये चैप्टर के अंदर 5 एवरेजेस हम लोग को पढ़ने हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। पहले 3 तो बहुत ईजी है, सुपर ईजी, मतलब सुपर ईजी। अर्थमेटिक मीन आप लोगों को पता ही है, मीडियन आपको पता है, मोड आपको पता ही है। बाकी के जो 2 हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से, ज़्यादा ट्रिकी नहीं, बट थोड़े से ट्रिकी हैं। बट हम लोग को ओवरऑल फोकस करना है कैलकुलेशंस पर नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप की सीरीज होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। फिर हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टिन्यूस सीरीज भी 2 टाइप की होती है, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। क्या होता है फ़र्क, ये आप लोगों को आई होप आइडिया होगा। इंक्लूसिव के अंदर जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होती है, जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होती है, दोनों ही इंक्लूडेड होती है। और एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर क्या होता है, देखो ये रहा, अगर किसी बच्चे के 1 नंबर आए और किसी बच्चे के 10 नंबर आए, वो सभी काउंट होंगे जब हम इनकी 1 to 10 की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है ना। जिस बच्चे की 11 है, जिस बच्चे की 20 है, सभी बच्चे 11 से 20 के बीच में, इंक्लूडिंग 11-20 वाले इंक्लूड होंगे जब हम काउंट करेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चों के 11 से 20 के बीच में नंबर है, इंक्लूडिंग 11 एंड 20। बट एक्सक्लूसिव के अंदर क्या होता है, एक्सक्लूसिव के अंदर जो लोअर लिमिट होती है वो तो इंक्लूडेड होती है, बट अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है। तो अगर किसी बच्चे के, अगर मैं पूछूं कि भाई 0.5 से 10.5 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है, तो 0.5 वाला अपना हाथ खड़ा करेगा, 1 2 3 4 वाला भी करेगा, 1.5 2 वाला भी करेगा, 10 वाला भी करेगा। बट जिसके 10.5 नंबर है वो अपना हाथ खड़ा नहीं करेगा। वो अपना हाथ कब खड़ा करेगा, जब मैं पूछूंगा कि 10.5 से 20.5 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है, तो 10.5 वाला इधर अपने हैंड रेस करेगा, बट यहाँ पे 20.5 वाला नहीं करेगा। यानी कि जितनी भी लोअर लिमिट हैं ये अपनी अपनी क्लासेस के अंदर इंक्लूडेड है, बट जितनी भी अपर लिमिट्स हैं वो अपनी अपनी क्लासेस में इंक्लूडेड नहीं होती, एक्सक्लूडेड होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि भाई 2 टाइप के वेरिएट्स होते हैं, 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट वेरिएट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएट। किस चीज़ का फर्क होता है, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर का। डिस्क्रीट वेरिएट के अंदर सिर्फ वो वेरिएबल्स आ सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं जो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर कोई भी वेरिएबल ऐसा है जो इंटीजर एज वेल एज नॉन इंटीजर दोनों वैल्यू ले सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएट बोलते हैं। अगर आपका डिस्क्रीट वेरिएट है तो हम इंक्लूसिव सीरीज का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 10.5 नंबर किसी बच्चे के आएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर वेरिएट आपका डिस्क्रीट है तो 10.5 10.75 ऐसे नंबर आ ही नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर्स नहीं है, या तो नंबर 10 आएंगे या 11 आएंगे, तो आराम से फिट हो जाएगा। बट अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएट है और किसी बच्चे के 10.5 नंबर आ गए, तो क्या वो इस वाले डेटा में फिट होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। मैं पूछूंगा 1 to 10 कितने बच्चों के है, वो बेचारा अपने हाथ खड़े ही नहीं कर पाएगा। फिर मैं 11 to 20 पूछूंगा, वो अगेन हाथ नहीं खड़े कर पाएगा, वो तो बोलेगा फिर आपने मुझे एक्सक्लूड कर दिया। तो इस टाइप के डेटा के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब आ जाते हैं, कोई भी नहीं छूटता, ठीक है ना। डिस्क्रीट वेरिएट वो वेरिएट होता है, वो वेरिएबल, वो ऑब्जर्वेशंस, वो डेटा जो हम लिख रहे हैं जो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, सिर्फ इंटीजर। और कॉन्टिन्यूस जो इंटीजर एज वेल एज नॉन इंटीजर वैल्यू दोनों ले सकते हैं। काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, ये वैसे ना चैप्टर नंबर 1 की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 1 के अंदर इसके क्वेश्चंस हैं, एक बार जल्दी से उन क्वेश्चंस के आंसर दो, आपको एक आइडिया लगेगा। एक मिनट रुकना। हाँ, देखो 11th क्वेश्चन देखो, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल और अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट, देखो अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एनुअल इनकम ऐसी भी तो सकती है, किसी का 10,50,686.25 का पैकेज हो, कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसा। बट फिर मैं उनको बोलता हूँ एक काम करो और घर जाओ और एक बंदा ढूंढ के दिखा दो जिसका ऐसा पैकेज हो, ठीक है ना। ऐसे पैकेजेस प्रैक्टिकली किसी के एग्जिस्ट नहीं करते, थ्योरेटिकली अब तो आप कुछ भी लिख लो, बट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। जब भी किसी का पैकेज होता है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होता है, हो सकता है कि वो एग्जैक्टली इतना हो, बट आगे 0.25 तो पक्का नहीं लगा होगा, ठीक है, बात समझ आ गई। तो एनुअल पैकेजेस या एनुअल इनकम्स जो होती है वो हमेशा कौन सा वेरिएबल होती है, डिस्क्रीट वेरिएबल होती है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स एक्ट होता है, इनकम टैक्स एक्ट, अभी हम एक्ट पढ़ ही रहे थे, ये 1961 में आया था, तो उसका आगे लिखा जाता है 1961। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 288A
एंड 288B, ये अभी फाउंडेशन लेवल पे तो आपके काम का नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना ही नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इसके अंदर तो स्पेशली लिखा गया है कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम, टोटल इनकम डेसिमल्स में आएगी तो उसको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट जीरो। यानी कि वो तो क्या बोलता है कि भाई आप अपनी इनकम ऐसे भी शो नहीं कर सकते, कैसे कि 10,60,824, ये भी शो नहीं कर सकते आप। पॉइंट में तो बहुत दूर की बात है, पॉइंट में तो बहुत दूर की बात है, आप ये भी शो नहीं कर सकते। अगर आपकी इनकम ऐसी है तो आपको नियरेस्ट जीरो में से राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो आपको 24 को 20 करना पड़ेगा नियरेस्ट जीरो में। ये बोलता है सेक्शन 288A, ठीक है ना। और 288 भी सेम चीज़ बोलता है, बट ये इनकम टैक्स के लिए बोलता है कि अगर आपका इनकम टैक्स आ रहा है 74,876, तो आप इतना टैक्स पे नहीं करोगे, आप पे करोगे नियरेस्ट जीरो। अब नियरेस्ट जीरो क्या होगा? 80। 76 के बाद नियरेस्ट जीरो 80 होता है, 80, तो आप इतना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 288A और 288B बात सेम करते हैं, बट अलग अलग चीज़ों के लिए। ये इनकम से रिलेटेड बातें करता है और ये टैक्स से रिलेटेड बातें करता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि इनकम टैक्स एक्ट जब नहीं मानता डेसिमल को, डेसिमल तो बहुत दूर की बात है, वो तो 24 को भी बोलता है कि भाई राउंड ऑफ करके एंड वाला नंबर जीरो करो, तो एनुअल इनकम क्या हो जाएगी? डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे किसने पूछा है? ये क्वेश्चन आपसे सी फाउंडेशन में सी इंस्टीट्यूट ने पूछा है, याद है मैंने आपको बोला था। तो आपको आंसर जो देना है वो किस हिसाब से देना है? इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। अब इंस्टीट्यूट तो इसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो मार्क्स देता ही नहीं है डेसिमल्स में कभी, वो हमेशा मार्क्स किस में देता है? इंटीजर्स में देता है। तो उसके लिए तो मार्क्स क्या हो गए? डिस्क्रीट वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। अगला देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी रिलेट्स टू। अगर एक कंपनी अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो भी ब्लू चिप कंपनी, ठीक है ना, तो वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओम सिंह का एकदम सही आंसर है। देखो, कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको पता ही होगा सबको, अकाउंट्स पढ़ी है। ऐसा तो है नहीं कि ले भाई तू 10,000 रुपये, तू 10,000 रुपये, तू 20,000 रुपये, ऐसे नहीं। वो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जिसके पास जितने शेयर उसको उतना डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है ना। अब डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है वो कितना किया जाता है कि हम 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, हम 15% डिक्लेयर कर रहे हैं, हम 20% डिक्लेयर कर रहे हैं। बट ये जो 15, 10, 20% होता है किसका होता है? ये होता है फेस वैल्यू का। अगर आज रिलायंस का शेयर 2400 का चल रहा है और उसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और रिलायंस ने 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 50% 2400 का है, 10 का है? 10 का है। फेस वैल्यू पर डिक्लेयर होता है डिविडेंड, ठीक है ना। कभी भी शेयर प्राइस पे डिक्लेयर नहीं होता। ये आप लोगों ने चीज़ पढ़ी होगी 12th क्लास में, ठीक है ना, बताया गया होगा। नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लो अभी। अब अगर किसी कंपनी ने 15% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो मतलब एक शेयर पे डिविडेंड कितना आया? 1.5 रुपये। ये इंटीजर है नॉन इंटीजर है? नॉन इंटीजर, डेसिमल है। तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अरे बात समझ, ठीक है ना। तो आपको कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, बट इतना मुश्किल नहीं होता है क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये बताओ, ये डिस्क्रीट होगा क्योंकि कंपनी जब भी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, आप अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए, आईपीओ आएगा, तो जो शेयर्स दिए जाते हैं आईपीओ के अंदर वो हमेशा इंटीजर वैल्यूज होती है, यानी कि वो कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनको किसी कंपनी के 100.25 शेयर मिल गए, हो ही नहीं सकता। शेयर तो 100 मिलेंगे, 101 मिलेंगे, 102 मिलेंगे। कंपनी अपना कोई शेयर फाड़ के थोड़ी ना दे देगी इनको। अरे बात समझ। तो शेयर्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं? इंटीजर वैल्यूज होते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? डिस्क्रीट वेरिएट हो गया। वैसे तो शेयर्स अब डीमैट अकाउंट में आते हैं। पहले होता था कि वो पेपर फॉर्म चलता था, तो वो फाड़ने वाली बात ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है ना। वो पहले हो सकता था, अब नहीं हो सकता। 15th, द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद अ मेजरिंग टेप। अच्छा, ये तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, छोड़ो, ये तो क्वेश्चन ही अलग हो गया। खैर, ये क्वेश्चन अभी आप लोग बाद में करेंगे जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सब क्या होता है, ठीक है ना, पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी वो सब थ्योरी है, सब थ्योरी है। वापस आते हैं चैप्टर नंबर 2, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। तो हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। फिर हम लोगों ने अपना प्यारा सा पहला
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करना शुरू कर दिया था जिसका नाम था अरिथमेटिक मीन। और इस प्यारे से एवरेज की हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो उनका अरिथमेटिक मीन भी वही सेम नंबर होगा। अगर इस क्लास में सब बच्चों के 25 में से 25 नंबर आ गए तो एवरेज मार्क्स भी 25 ही होंगे। अगर आपके बोर्ड्स में 5 सब्जेक्ट होते हैं 12th में, पाँचों सब्जेक्ट में 98 आ गए तो आपको क्या परसेंटेज निकालने की ज़रूरत है? आपको पता है कि एवरेज क्या होगा, 98 ही होगा। और ये बात समझिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आप लोगों की। सेकंड क्या है कि अगर मैं सभी ऑब्जर्वेशंस में से उनका अरिथमेटिक मीन माइनस करूं और मेरे पास डेविएशन आ जाए और अब मैं इन सारी डेविएशंस को ऐड करूं तो उसका सम टोटल हमेशा 0 होगा। उसका सम टोटल हमेशा 0 होगा। याद आ गई बात है? ठीक है ना। तो सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, मज़ेदार पार्ट, चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी नंबर 3, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी नंबर 4, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल प्रॉपर्टी नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात ध्यान से सुनना, कोई भी डाउट आएगा तुरंत पूछना, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़। सुनो, ये एक्स वेरिएबल है, लेट से ये आप लोगों का वेट है, ये आप लोगों का वेट है प्री लॉकडाउन यानी कि कोरोना आया था, कोरोना में लॉकडाउन लगे तो उससे पहले का वेट है, ठीक है ना, एक्स वेरिएबल। तो मैं रैंडमली किन्हीं 5 बच्चों का रैंडमली वेट पूछूं या फिर लिख दूँ? पतलों का पूछ लो, तो बताने में शर्म नहीं आएगी, ठीक है। हाँ जी, ओम बताइए आपका वेट क्या है? 63। हाँ जी, आप बताइए। 55। ठीक है जी, आप बताइए। ओके, आप बताना चाहोगे? नहीं, ठीक है, लड़कियों से पूछते तो बताएंगे नहीं। आप बताओ। 60 बोलता है ना, लड़कियों से कभी उनका वेट नहीं पूछना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मुझे एवरेज वेट निकालना है तो मैं क्या करूँगा? एवरेज वेट में आप एवरेज कौन से ले रहा हूँ मैं? अरिथमेटिक मीन। तो क्या करूँगा? इन पाँचों को ऐड करूँगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है सम ऑफ एक्स, यानी कि सम ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आइए 63 + 55 + 46 + 60 + 85 करो। अब बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर। मैं भी करूँ क्या? 63 + 55 + 46 + 60 + 85, 309। एक काम करते हैं ना, डेसिबल में आ जाएगा। पूजा, मैं आपका वेट बढ़ा दूँ 1 किलो से? नहीं, 1 किलो से बढ़ाना है बस, ठीक। अब ये 310 हो जाएगा। कितना हो गया? 310 kgs। ये बट इन 5 बच्चों का वेट है। अब अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। अब 310 आ जाएगा 62। वेरी गुड। तो इन 5 बच्चों का एवरेज वेट कितना है? 62, यानी हेल्दी बच्चे हैं भाई, ठीक है ना। 62 एक अच्छा वेट होता है, कम नहीं होता। अब अगर मैं x माइनस एक्स बार करूं तो 63 माइनस 62 कितना होगा? 1। 55 माइनस 62 कितना होगा? -7। 46 माइनस 62 कितना होगा? -14 -16, ठीक है। 60 माइनस 62 कितना होगा? -2। और 86 माइनस 62 कितना होगा? 20। ठीक है, चलो जी। 16 + 7 23 + 2 तो -25 और प्लस में भी 25, तो इसको सम क्या आ गया? 0। अच्छा, ये बात कौन सी प्रॉपर्टी बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2। अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलते हैं मैं समझा रहा हूँ। अब ये जो वेट था ना एक्स, ये कहता है प्री लॉकडाउन। अब मैंने क्या किया, लॉकडाउन के बाद आप सब बच्चों से मिला, सब मुझे थोड़े ज़्यादा लगे कि भाई क्या कुछ खाया पिया ये सिर्फ, ठीक है ना, बना के आराम से यूट्यूब पर। तो ये जो वेट है अब मैं लिख रहा हूँ पोस्ट लॉकडाउन। और मैंने देखा कि हर बच्चे का वेट अप्रॉक्स 2 या 3 kgs बढ़ गया। मैंने देखा हर एक बच्चा 3 किलो मोटा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो 63 वाले का कितना हो गया होगा? 66। 55 वाले का 58, 46 वाले का 49, 60 वाले का और 86 वाले का 89, ठीक है। तो इस टोटल के अंदर 3 × 5 15 बढ़ा दूँ 325 हो जाएगा या
ठीक है ना, क्योंकि 3-3 किलो अगर 5 बच्चों का वेट बढ़ा है तो टोटल 15 केजीज बढ़ गया, तो मैंने टोटल में 15 केजी ऐड कर दिया। अब अगर मैं देखूं कि अब न्यू वाला वेट जो वाई वेरिएबल है, पहले वेरिएबल एक्स तब वाई हो चुका है, जो वाई वेरिएबल है इसका अरिथमेटिक मीन कितना होगा, तो मुझे है ना इन सबको ऐड करके टोटल निकाल करके डिवाइड बाय 5 करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप पुराने वाले अरिथमेटिक मीन में वो कांस्टेंट ऐड कर दो जो आप हर एक वेट में ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। तो 62 + 3 कितना हो जाएगा 65, और जब आप इन सबको 325 को डिवाइड बाय 5 करोगे तो यही आंसर आएगा, देख लेना, ठीक है ना। यानी कि क्या बोला इस प्रॉपर्टी ने, क्या बोला कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ सेम कांस्टेंट, और यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या था +3, then the arithmetic mean of new observation of new data will also get increased or decreased by same constant। यानी कि अगर पुरानी ऑब्जर्वेशंस में हम कोई एक कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें और नई ऑब्जर्वेशंस आ जाए जो कि यहाँ पे y है, तो जो अरिथमेटिक मीन होगा नई ऑब्जर्वेशंस का वो क्या होगा, पुरानी ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन प्लस दैट कांस्टेंट या माइनस दैट कांस्टेंट। फिर मैंने सबको डांटा, मैंने बोला कि भाई क्या कर रहे हो, इतना वेट बढ़ा लिया सब लोगों ने अपना, ठीक है ना। सब कल से एक्सरसाइज करेंगे, सुबह जल्दी उठ करके वॉकिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, जो भी करेंगे, जिम जाएंगे। फिर मैंने 2 महीने बाद आप लोगों से आपका वेट पूछा, तो मैंने देखा कि सबका वेट 5-5 किलो के आसपास कम हो गया है, ठीक है ना। सब बच्चों का वेट 5-5 किलो के आसपास कम हो गया है। तो 66 - 5 61, 58 - 5 53, 44 58 एंड 84। अब इसका सम टोटल क्या आएगा, इसका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, हम कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। z बार यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू y बार 65 - 5, आंसर आ जाएगा 60। करके देख लो, करना चाहो तो प्रूव हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेना, डिवाइड बाय 5 कर लेना, आंसर क्या आएगा 60 आएगा। अगर 60 आंसर है तो 60 × 5 300 इसका टोटल आएगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई आप लोगों को, समझ आ गई आपको बात, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ ओरिजिन। हाँ, इन सबको ऐड करो और ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड करो, यानी इनका अरिथमेटिक मीन निकालो, ठीक है ना। तो आपका आंसर यही आएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूजा, आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है सुनना। अगर y वेरिएबल जो है वो कैसा आ रहा है, x वेरिएबल ± k करके, k क्या है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। y के केस में क्या था +3 और z के केस में क्या था -5, ठीक है ना। तो आपका अगर y बार आपको निकालना है, यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ y निकालना है, तो क्या करो, जो x वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन है उसमें वो ही सेम कांस्टेंट प्लस माइनस कर दो, सिंपल बात। बट ये प्रॉपर्टी की एक ही कंडीशन है क्या, कि हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर एक सेम नंबर ऐड या सेम नंबर माइनस करना है। अगर आप अलग अलग नंबर ऐड अलग अलग नंबर माइनस करोगे तो फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, फिर आपका ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। अगर किसी का वेट 3 किलो बढ़ा है, किसी का 4 किलो बढ़ा है, किसी का 5 किलो बढ़ा है, किसी का 1 किलो बढ़ा है, और फिर अगर मैं देखूं कि बताओ अब नया वेट क्या होगा, नया अरिथमेटिक मीन क्या होगा वाई वाले वेट का, तो अब मुझे निकालना ही पड़ेगा पूरा प्रोसेस फॉलो करके, ऐड करके डिवाइड बाय 5 करके। ऐसे कोई प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकता फिर मैं। आगे बात समझ आप लोगों को, ठीक है, ईजी। प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट के, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ न्यू डेटा क्या है आपका y और z, ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय k, ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय k। आगे बात समझ आप लोगों को, ईजी है प्रॉपर्टी, मजेदार, ठीक है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन पढ़ लिया थर्ड, अब आएगा चेंज ऑफ स्केल। कोई भी डाउट हो ना पूछना, ठीक है ना। अब x वेरिएबल जो है वो वेट नहीं है, वो मार्क्स है। लेट्स मैंने आप लोगों को एक टेस्ट लिया, अभी मैं चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, MCT मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टेस्ट लिया मैंने, 30 मार्क्स का टेस्ट लिया। तो मैंने देखा कि एक बच्चे के 10 नंबर आए हैं, एक के 12 नंबर आए हैं, एक के 15 आए हैं, एक के 18 आए हैं और एक के 25 आया, ठीक है ना। अब मैंने देखा कि भाई देखो ज़रा एवरेज परफॉर्मेंस कैसी रही 5 बच्चों की, ठीक है ना। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिख रहा, वो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको मुझे सिर्फ एग्जांपल देना है। 22 या फिर 12 + 18 30, ठीक है 80 आ रहा है। 80 डिवाइड बाय 5 16। अब अगर 30 में से 16 एवरेज है, यानी कि सबकी एवरेज परफॉर्मेंस ये देखा जाए तो
ये नहीं बोल सकता कि मेरी क्लास में सारे स्टूडेंट ब्राइट है, या डल भी नहीं बोल सकता, ठीक है ना। बट अगर यही एवरेज 25 से 26 होता तो क्या बोलता कि भाई बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला, मैं डिसअपॉइंटेड वाला, यार ये कैसे नंबर लेकर के आ रहे हो, तुम इतना बढ़िया पढ़ाया, मैंने इतनी मेहनत लगाई, ठीक है ना। दोबारा टेस्ट होगा। अब अगला जो टेस्ट लिया मैंने वो 30 की जगह 90 मार्क्स का लिया, 30 की जगह 90 मार्क्स का लिया। वाई वेरिएबल 30 की जगह 90 मार्क्स का लिया। और आप अभी भी वैसे ही निकम्बे, 30 में से अगर 10 आए तो 90 में से 30 आ गए, यानी कि मार्क्स, क्योंकि टेस्ट 3 गुने ज़्यादा नंबर का हो गया, 30 का था, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90 मार्क्स का टेस्ट हो गया। आपके नंबर भी पहले के कंपैरिजन में 3 गुना बढ़ गए, यानी 10 वाले के 30 आ रहे हैं, 12 वाले के 36 आ रहे हैं, 15 वाले के 45 आ रहे हैं, 18 वाले के 54 आ रहे हैं, और 25 वाले के 75 आ रहे हैं। अभी भी मैं क्या बोलूँगा, सब एवरेज ही है भाई। 90 में से 30, 36, 45, 54, 25 ला रहे हो, इट इज़ सेम लाइक 30 में से 10, 12, 15, 18, 25 ला रहे हो। आ रही बात समझ। अगर आप अपनी अपनी परसेंटेज निकालोगे, लेट से ये वाली जो नंबर है एक्स और वाई वाले, ये ओम के हैं, तो ओम एक बात बताओ, पहले वाले टेस्ट की परसेंटेज और दूसरे वाले टेस्ट की परसेंटेज सेम है कि नहीं आपकी? सेम है। आ रही बात समझ। ऐसे ही दूसरे वाले जो मार्क्स हैं लेट से गोपाल के हैं, बताओ सेम परसेंटेज है कि नहीं है? सेम है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अब मैं जानना चाहता हूँ अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई ऑब्जर्वेशन, तो ये क्या होगा? ये होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने वाई ऑब्जर्वेशंस कैसे निकाली बताओ? एक्स ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाय 3 करके, हाँ या ना। तो वाई ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन भी कैसा आ जाएगा? एक्स ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 3 करके। तो चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है? प्लस माइनस होती है। ऑब्जर्वेशन में कोई एक नंबर, कोई कांस्टेंट आप क्या करते हो, या तो प्लस या माइनस करते हो, बट चेंज ऑफ स्केल में क्या करते हो? जो पुराना डेटा है उसमें कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। ये फर्क है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल के अंदर, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालूँ, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 48। कितना रहे? 240। अब देखो 240 अपॉन 5 कितना होता है? 48 ही होता है, ठीक है ना। देखो आपने कैलकुलेट करके आंसर निकाला और मैंने डायरेक्टली निकाल दिया प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो प्रॉपर्टीज़ इसलिए हेल्प करती हैं, उनकी क्यों बनाई गई प्रॉपर्टीज़ कि भाई आपको इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हम आपको जल्दी आंसर दे दें। ये पर्पज़ है प्रॉपर्टीज़ का। आ रही बात समझ सबको? ईजी, ठीक है। तो हमने चेंज ऑफ स्केल का एक पार्ट तो समझा कि जहाँ हमने ऑब्जर्वेशंस को क्या किया? मल्टीप्लाई किया एक कांस्टेंट से। अब मैं डिवाइड वाला केस ले लूँ एक, बताओ 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 बताओ। मैं कौन सा नंबर डिवाइड करूँ जो हर एक नंबर से इजीली डिविजिबल हो जाए? 2 सबसे हो जाएगा बट 45 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, बट इससे भी हो जाएगा और इससे हो जाएगा। 3 से डिवाइड, अब वो मल्टीप्लाई बाय 3 से होगा तो डिवाइड बाय 3 से भी तो होगा। ए भगवान, 3 के अलावा कोई और बताओ। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा, 44 75 नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं। क्या करें? एक काम करते हैं, सिंपली 10 से डिवाइड कर देते हैं। छोड़ो, सब छोड़ो, 10 से डिवाइड कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं z वेरिएबल लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिलहाल दोबारा से, y कैसा आया? x वेरिएबल को मल्टीप्लाई बाय 3 करके, तो y बार भी कैसे आएगा? x बार मल्टीप्लाई बाय 3 करके। अब z कैसे आ रहा है? z आ रहा है एक x के साथ ये काम करते हैं ना, z आ रहा है x डिवाइडेड बाय 2 करके। z कैसे आ रहा है? x डिवाइडेड बाय 2 करके। तो बताओ क्या हो जाएगा? 5, 6, 7.5, 9 और 12.5, ये हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ z बार क्या होगा? x बार यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8। देखो इन सबका टोटल करो, आएगा 40, क्योंकि 40 डिवाइड बाय 5 8 होता है। 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 40 60, 20 प्लस 20 40, ठीक है ना। अरे बात समझ आप लोगों को? ठीक है। तो चेंज ऑफ स्केल क्या बोलते हैं? एक बार क्रक्स बना लेते हैं कि अगर आपका
अगर आपका एक नया वेरिएबल है जो कैसा है, ओल्ड वेरिएबल में कुछ मल्टीप्लाई या फिर कुछ डिवाइड करके, कुछ मल्टीप्लाई फिर कुछ डिवाइड करके क्या, किसी भी कांस्टेंट को, तो जो नए वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन है वो भी कैसे आएगा, पुराने वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन में कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करके, या फिर वही सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई या सेम कांस्टेंट डिवाइड करके। ठीक है ना। तो देखिए चेंज ऑफ स्केल में क्या लिखा है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट के, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ न्यू डेटा ऑल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय के। इजी। ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी 4 को मर्ज कर रहा हूँ, मैं मर्ज कर रहा हूँ, और प्रॉपर्टी का नाम हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इसको ध्यान से समझना। एक्स वेरिएबल है लेट से 5, 8, 10, 12 और 20। ठीक है ना। अब एक्स बार क्या होगा, इन सबको टोटल कर लो, 55, और 55 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 11। तो इस डेटा का अरिथमेटिक मीन आ गया 11। अब मैं क्या करूँ, मैं नया वेरिएबल y लिख रहा हूँ। अच्छा, y वेरिएबल आया कैसा है, ओल्ड वेरिएबल यानी x में मैंने मल्टीप्लाई किया 10 और ऐड किया 5। तो बताओ 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 प्लस 5 55, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 80 प्लस 5 85, 100 प्लस 5 120 प्लस 5 एंड 200 प्लस 5, ये आएगा। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा, टोटल करूंगा, डिवाइड बाय 5 करूंगा और अरिथमेटिक मीन निकालूंगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि y बार कैसे आएगा, x बार मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 करके, यानी कि 105। कर लो, ओ सॉरी 115, 110 प्लस 5 115। ठीक है जी, आ रही है बात समझ आप लोगों को। तो चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल में करा, दोनों चीज़ साथ में हो गई। ठीक है ना। बट इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या, ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होती है जब आप पहले मल्टीप्लाई करो बाद में ऐड करो। अगर पहले ऐड कर दोगे बाद में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना। पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, यानी पहले चेंज ऑफ स्केल करो फिर चेंज ऑफ ओरिजिन करो। क्लियर हो गई बात। करके देख लेते हैं एक बार। z वेरिएबल निकालते हैं कैसे, ओल्ड वेरिएबल प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो बताओ x प्लस 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 8 प्लस 5 13, 13 इंटू 10 130, फिर 10 प्लस 5 15 इंटू 10 150, फिर 12 प्लस 5 17 इंटू 10 170, और फिर 20 प्लस 5 25 इंटू 10 250। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ये क्या है, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू। तो y बार क्या आना चाहिए, x बार यानी कि 11 प्लस 5 इंटू 10। क्या आंसर सेम आ रहा है, 11 प्लस 5 कितना होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया कुछ, 11 प्लस 5 होता है 16 इंटू 10 160 आ रहा है। क्या इसका अरिथमेटिक मीन 160 है, करके देखो एक बार, है। अरे वेरी गुड, ऐसे भी अप्लाई हो रही है। अरे सच में आ रहा है, अरे वाह, फिर तो प्रॉपर्टी दोनों तरीके से अप्लाई हो सकती है भाई। ठीक है ना। बट हाँ एक चीज़ याद रखना कि अगर फिर आपने पहले प्लस किया बाद में मल्टीप्लाई किया है तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करो, पहले प्लस करो फिर मल्टीप्लाई करो। तो ये प्रॉपर्टी दो बोथ वेज में अप्लाई हो सकती है, पहले मल्टीप्लाई बाद में प्लस कर लो या पहले प्लस बाद में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, दोनों वेज में अप्लाई हो सकती है। चलिए तो देखो हमने अब क्या सीखा, जल्दी समझते हैं कि अगर नया वेरिएबल y है और वो कैसे आया है, a प्लस बी एक्स करके, a प्लस बी एक्स करके, यानी कि x वेरिएबल में एक कांस्टेंट b मल्टीप्लाई किया और एक कांस्टेंट a ऐड किया। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ y भी कैसे आएगा, a प्लस बी एक्स बार करने से, यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ x में b मल्टीप्लाई करो और फिर a ऐड करो, तो आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ y आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है जी, देखो यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, k की जगह, अब देखो k क्या है ना, एक ही कांस्टेंट, तब यहाँ पे हमें दो कांस्टेंट की जरूरत थी। ठीक है ना। तो या तो मैं k के साथ कुछ और ले सकता था,
के साथ क्या ले सकता था, के अगर 11th है तो के एल ले सकता था, बट वो थोड़ा अजीब सा लगता है के और एल, तो मैंने ए और बी ले लिया, ठीक है ना। तो ये मत सोचना सर अब पहले तो के ले ले, अब ए और बी क्यों ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, के भी कांस्टेंट था, ए और बी भी कांस्टेंट है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या कहती है, अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और स्केल which implies that if original variable x is changed to another variable y by affecting a change of origin से a, तो change of origin को क्या बोल रहे हैं a and change of scale से b, और change of scale को क्या बोल रहे हैं b, यानी कि old variable में b मल्टीप्लाई करना है और a ऐड करना है, ठीक है ना। दैट इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है ना, क्योंकि b क्या है चेंज ऑफ स्केल और a क्या है चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, जब वो ओल्ड वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, और ओरिजिन क्या होता है, जब वो ओल्ड वेरिएबल में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। तो हमें दिख रहा है कि ओल्ड वेरिएबल x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है b, और क्या ऐड हो रहा है a, तो b क्या हो गया चेंज ऑफ स्केल, a क्या हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन। देन अरिथमेटिक मीन ऑफ y इज गिवन बाय, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ y कैसे आएगा, ओल्ड वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय b प्लस a करके आएगा। आगे बात समझ आप लोगों को, ईजी है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर अटेम्प्ट में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे चल के भी। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताना, लिखना, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, इफ x बार इज 20 एंड x, y वेरिएबल्स are related by 5x plus 4y plus 40 equals to 0, then what is arithmetic mean of y, arithmetic mean of y, क्वेश्चन मार्क। ये को एग्जाम्पल है, इसका आंसर आपको बताना है। एग्जाम्पल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ सकता है, बस वैल्यूज चेंज होंगी। -30, ओके, तो y बार का एक आंसर आया है मेरे पास -35। ओके, कुछ बच्चे सोच रहे इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया भाई, सोच रहे हो कुछ तो भाई, इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया दो बच्चों ने, ये मेरा टाइम लगेगा। तो पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिकली वर्क करता है, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जो आपको यूज़ करके आनी है एग्जाम के अंदर जल्दी आंसर निकालने के लिए। सुनिए, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक बहुत सिंपल चल रहा था मामला। हमें पता हो रहा था कि y एक वेरिएबल है जो कैसे आ रहा है, x वेरिएबल में कुछ मल्टीप्लाई और कुछ ऐड करके, कुछ मल्टीप्लाई एंड कुछ ऐड करके। तो हम समझ पा रहे थे कि हाँ भाई y बार भी कैसे आएगा, वही सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई एंड ऐड करके। अब यहाँ पर तो सब कुछ खिचड़ी बना दी हुई, समझ ही नहीं आ रहा क्या मल्टीप्लाई क्या ऐड हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है न्यू वेरिएबल का, a प्लस बी एक्स, इस फॉर्मेट के अंदर इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, 4y इज इक्वल टू -5x -40, ठीक है ना। हमने क्या किया, 4y को रखा इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे और बाकी सब पहुँचा दिया राइट साइड पर। फिर y क्या हो जाएगा, -5/4x -40/4, ठीक है ना। वैसे तो ये नहीं होगा, वैसे तो ये क्या होगा, ये होगा -5x -40/4 होगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकली होगा। बट मैंने एक स्टेप पीछे ले गया इसको, मैंने क्या किया, ये जो 4 है इसको सेपरेट कर दिया, -5x के नीचे भी 4 कर दिया और -40 के नीचे भी 4 कर दिया, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के तो यही तो बनेगा। अरे बात समझ, तो मैं और एक स्टेप पीछे चला गया, मैं आगे जाने की जगह एक स्टेप और पीछे चला गया, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में लेकर के आना था। अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि भाई देखो y की जगह, अब देखो फाइनली क्या आ गया, y इज इक्वल टू -5/4 मल्टीप्लाई बाय x -40/4, ये आ गया।
अब मैंने देखा कि देखो y की जगह y है, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू है। अब x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो b है, और यहाँ पर क्या हो गया b -i/4, और जो x के साथ प्लस या माइनस हो रहा है वो चेंज ऑफ ओरिजिन यानी कि वो a है, तो a की वैल्यू क्या हो गई -10, क्योंकि 40/4 क्या होता है 10 होता है। हरी बात समझ आप लोगों को? तो भाई ऑब्वियसली बात है कि y बार क्या होगा, y बार क्या होगा, ओल्ड वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ स्केल यानी -5/4 प्लस चेंज ऑफ ओरिजिन यानी कि -10। तो देखो 4 1 सा 4 5 सा, तो क्या हो गया -25 -10, आंसर क्या आ गया -35। अब इसमें बहुत दिमाग लग गया, बट एग्जाम में आप लोगों को ऐसे करके नहीं आना। एग्जाम में आप सिंपली पता है क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन के अंदर x की जगह x बार यानी कि x की जगह 20 पुट कर देंगे, आपका y जो आएगा वो आंसर होगा। करके देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे। 5x की जगह क्या लिखेंगे 20 प्लस 4y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। तो 4y क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100, 100 प्लस 40 140, 140 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -140। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -140/4 यानी कि -35। समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर है? तो प्रैक्टिकली चीज़ें वर्कआउट करते हैं इस तरीके से कि भाई y वेरिएबल होता है, कैसे आता है ओल्ड वेरिएबल में कुछ मल्टीप्लाई करके और कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके एंड कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो हमें इसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या मल्टीप्लाई क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यानी कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद ये ऐसा सा दिखा। फिर हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ से कंपेयर करके देखा कि क्या है चेंज ऑफ स्केल और क्या है चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है ना, क्या है चेंज ऑफ स्केल और क्या है चेंज ऑफ ओरिजिन। और फिर हमने ओल्ड वेरिएबल में वही सेम किया, चेंज ऑफ स्केल को मल्टीप्लाई और चेंज ऑफ ओरिजिन को ऐड। ठीक है ना, हमने ओल्ड वेरिएबल में वही सेम चीज़ करी, ओल्ड वेरिएबल में सेम वही चीज़ करी, चेंज ऑफ स्केल मल्टीप्लाई एंड चेंज ऑफ ओरिजिन ऐड। और हमने देखा कि हमारा आंसर आ गया -35, बट ये लग गया टाइम करने में, 1 मिनट में तो क्वेश्चन होगा नहीं, और हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है मोटा मोटा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने शॉर्टकट समझा कि भाई अब डायरेक्टली इस इक्वेशन के अंदर x की जगह x बार डाल दो, तो आपकी जो भी y का आंसर होगा वो y बार होगा। ईजी, ठीक है ना, एक ही बात है। ठीक है, चलिए। तो ये एग्जाम्पल इस तरीके का एग्जाम में आ सकता है और आता ही है हर बार, आपको अच्छे से करना है, बहुत इजी होता है। आइए जी, 6th प्रॉपर्टी, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। क्या लिखा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। ठीक है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अब ये जो डेविएशंस लेनी है, डी लेना है, ये कहाँ से लेना है, एक्स बार से लेना है। यानी कि अगर आप ऑब्जर्वेशन में उनका अरिथमेटिक मीन माइनस करोगे, डेविएशंस निकालोगे, डेविएशंस को स्क्वायर करोगे, तो जो इसका सम आएगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, वरना हमें दिमाग में समझ नहीं आएगी बात। आइए जी, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चलो जी समझना शुरू करते हैं। हमने अलग अलग रैंडमली वैल्यूज़ ले ली, 10, 15, 18, 22 एंड 25, और मैंने देखा कि भाई एक्स बार क्या आ रहा है, ज़रा देखें। तो 10 + 15 25, 25 + 40 65, 65 + 25 90, 90/5 इज 18 आ गया। अब मैंने क्या किया, x माइनस एक्स बार किया, x माइनस एक्स बार किया। ठीक है ना, अब दिक्कत आ गई यार, एक काम करते हैं, इस वेरिएबल को 30 कर देते हैं, 30 की जगह 35 कर देते हैं और सही हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने 10 से बढ़ा दिया, 25 की जगह 35 कर देते तो 100/5 हो जाएगा। ठीक है ना, 100/5 आ जाएगा 20। अब ठीक है, अब x माइनस एक्स बार किया, ठीक है, समझ उससे भी आया था बट अब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आप लोगों को। x माइनस एक्स बार यानी 10 - 20 -10 -5 -2 2 एंड 15। इन सब का सम जल्दी बताओ क्या आएगा, 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी बोलती है, प्रॉपर्टी 2।
कि सम ऑफ डिवीजन इज 0 व्हेन डिविजन्स आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, व्हेन डिविजन्स आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी। अब हम समझना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 6 ये क्या बोलती है। अब ये क्या बोलती है कि अगर आपने डिविजन्स लिए फ्रॉम अरिथमेटिक मीन और आप इन डिविजन्स का स्क्वायर करते हो, बताओ -10 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, अब ये जो सम टोटल आएगा ये मिनिमम होगा। मिनिमम बताऊंगा, वही तो समझाना मुझे। अब एक काम करो ना, पहले प्रॉपर्टी बता देखो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अब ये मिनिमम होगा, समझ आया बट नहीं आया कि हाँ सर ये वैल्यू सबसे कम होगी, बट सर किसके कंपैरिजन में, मतलब मिनिमम अगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कंपैरिजन हो जाता है ना। अगर मैं बोलूँ कि इनका वेट मिनिमम है तो ये कंपैरिजन हो रहा है कि इन सब में मिनिमम है। अभी मिनिमम है, किससे मिनिमम है पता ही नहीं चल रहा। तो आप क्या करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए, आप x में इंस्टेड ऑफ अरिथमेटिक मीन मीडियन माइनस करेंगे। बताओ इस डेटा का मीडियन क्या है, 18। अब मैंने इसलिए इसको चेंज किया क्योंकि अरिथमेटिक मीन भी पहले 18 आ रहा था, मीडियन भी 18 आ रहा था, तो आपको समझ ही नहीं आता। अब समझ आएगा। अब मैंने क्या किया, x में अरिथमेटिक मीन की जगह मीडियन माइनस किया। तो बताइए जल्दी से बताइए, 10 - 18 -8, 15 - 18 -3, 18 - 18 0, 22 - 18 4 और 35 - 18 17। ठीक है ना। अब इसका सम क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे कोई प्रॉपर्टी डील नहीं करती, कोई प्रॉपर्टी डील नहीं करती। ठीक है ना, कोई भी प्रॉपर्टी डील नहीं करती। अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ी देर को, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x बार की वैल्यू जो है वो 20 है। अब मैं करूँगा क्या, x - 18 का होल स्क्वायर। मुझे कंपैरिजन के लिए सेम चीज़ करनी चाहिए ना। अगर पहले मैंने डिविजन का स्क्वायर का टोटल देखा तो यहाँ पे भी डिविजन के स्क्वायर का टोटल ही चेक करूँगा ना। ठीक है ना। अब फ़र्क क्या है, यहाँ पे डिविजन्स मैंने ली फ्रॉम अरिथमेटिक मीन और यहाँ पे ली फ्रॉम मीडियन, ये फ़र्क है। बताओ -8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इन सबको टोटल करो और इन सबको टोटल करो और आंसर बताओ। इसका कितना आ रहा है, और इसका 100% 358 से ज़्यादा होगा। कितना आप लोग मुझे बताइए, 378। बस यही कंपैरिजन की, यही मिनिमम की बात की जा रही है यहाँ पर, कि अगर आपको डिविजन्स का स्क्वायर मिनिमम चाहिए तो आप डिविजन्स लो फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अगर आप अरिथमेटिक मीन की जगह कोई भी नंबर ले लोगे, ठीक है ना, आपका आंसर डिविजन्स का स्क्वायर ज़्यादा ही आएगा। आगे बात समझ आप लोगों को, क्लियर हो गया सबको। ठीक है ना। दोबारा प्रॉपर्टी देखेंगे क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। यानी कि अगर आप x - x बार करते हो, डिविजन्स लेते हो, फिर उनको स्क्वायर करते हो और फिर इन सबको ऐड कर देते हो, तो इसका आंसर मिनिमम होगा। बट कब होगा, जब डिविजन्स निकालने के लिए हमने x बार का यूज़ किया होगा। क्लैरिटी आ गई अब। ठीक है ना। अगर आप चाहो घर जा करके आप क्या कर सकते हो, अभी हमने पहले तो 20 लिया, 20 के अलावा x बार 20 था ना, 20 के अलावा कोई भी नंबर ले लो यहाँ से, या फिर 18 तो लेकर देख ले, कोई भी नंबर ले लो और डिविजन्स निकालो, उनका स्क्वायर निकालो, सम टोटल करो। आप देखोगे आपका आंसर इससे कम किसी भी हालत में आएगा ही नहीं, चाहे कोई नंबर ले लो दुनिया का। हाँ मीडियन ले लिया, मीडियन की जगह कुछ भी ले लो, इस डेटा का मोड निकलेगा नहीं, क्योंकि मोड निकालने के लिए मोड क्या होता है, वैल्यू विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, तो इसलिए वरना मैं मोड भी लेके दिखा देता आप लोगों को। ठीक है ना। बट आप मीन मीडियन मोड के अलावा कोई रैंडम नंबर भी तो ले सकते हो। ठीक है ना। आप 15 ले सकते हो, आप 22 ले सकते हो, आप 10 ले सकते हो, आप 35 ले सकते हो, आप 23 ले सकते हो, आप 24 ले सकते हो। यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करता, बट ले लो, लेने में क्या जा रहा है, डिविजन से तो निकालनी है। डिविजन का मतलब तो होता नहीं है कि एक्स में हमेशा एक्स बार ही माइनस करो, डिविजन का मतलब होता है एक्स में कुछ भी माइनस करो, वो डिविजन होती है। ठीक है ना। तो आप ट्राई कर लेना, आपका आंसर हमेशा डिविजन का स्क्वायर 358 से ज़्यादा आएगा, इससे कम कभी नहीं आएगा, 358 तक भी नहीं आएगा। 358 मिनिमम आएगा जब 20 से ले जाएंगे, क्योंकि वो अरिथमेटिक मीन है। 20 के अलावा कोई भी नंबर ले लोगे, आपका आंसर 358 से ज़्यादा ही आएगा। आगे बात समझ प्रॉपर्टी। तो अभी है ना क्या है, अभी आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और आपको क्लैरिटी है कि भाई प्रॉपर्टी नंबर 2
अलग लेवल पे बात करती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 अलग लेवल पे बात करती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 बात करती है कि सम ऑफ डिवीजन 0 होगा अगर डिवीजन फिर अरिथमेटिक मीन से ली जाएंगी, और प्रॉपर्टी नंबर 6 बात करती है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन मिनिमम होगा, 0 नहीं होगा, मिनिमम होगा जब डिवीजन फिर अरिथमेटिक मीन से ली जाएंगी। बट आगे चल के यही सिमिलर प्रॉपर्टीज कुछ मिलती जुलती मीडियन में भी आएंगी, यही सेम प्रॉपर्टीज मिलती जुलती मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी आएंगी, और वहाँ पे भी मिनिमम वर्ड लिखा होगा। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में क्या करना था, मिनिमम किस में कैसे आ रहा था, कि किस से क्या माइनस किया जाए कि आंसर मिनिमम है। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग हल्का फुल्का फ़र्क है, हल्का फुल्का, जैसे इन दोनों में हल्का फुल्का फ़र्क है कि यहाँ पर हमने स्क्वायर नहीं किया डेविएशंस को, बट यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ऐसे आगे भी हल्का फुल्का फ़र्क है। तब जाकर के कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि कब कहाँ क्या लिखा गया था। अभी क्लैरिटी है क्योंकि अभी 2 ही चीज़ पढ़ी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन सुपर इजी। 8th कंबाइंड अरिथमेटिक मीन सुपर इजी। 9th वेटेड अरिथमेटिक मीन सुपर इजी। एकदम सिंपल आप लोगों को आता भी होगा, करके देख लेते हैं एक बार फिर भी एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। एग्जाम्पल एकदम सिंपल से ले लेता हूँ, मैं कुछ लिख नहीं रहा, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, सिंपल से ले लेता हूँ। मैं ना आप लोगों का सभी का टेस्ट लिया कितने बच्चों का, 10 बच्चों का, ठीक है ना। एवरेज मार्क्स क्या है, एवरेज मार्क्स है आउट ऑफ 30 मान के चलो 20 है, 20 एवरेज मार्क्स है। अब एक बच्चा मेरे पास आ गया, इन 10 में से एक बच्चा मेरे पास आ गया और बोलता है कि सर मतलब हाँ बेटा बोलो, बोलता आपने मेरे पेपर में 2 क्वेश्चंस चेक ही नहीं किया, 2 क्वेश्चंस चेक ही नहीं किए। मतलब लाओ जी दिखाओ, मतलब अरे हाँ ये तो भूल गया मैं, चलो देख लेता हूँ, अरे आपने तो सही किए थे, चलो आपके नंबर बढ़ा देता हूँ। मैंने उसके नंबर बढ़ा दिया, अब उसके नंबर सच में आए कितने थे, उसके नंबर आए थे लेट से 16 या फिर 14, ठीक है ना। जो मैंने पहले दिए थे वो 14 थे, ये यानी कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। बट जब वो मेरे पास आया मैंने उसको ठीक कर दिया तो उसके नंबर हो गए 16। कितने हो गए, 16। यानी कि ये अरिथमेटिक मीन जो 20 आया है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये 14 को कंसिडर करके आया है। अब मुझे बताना है कि करेक्ट अरिथमेटिक मीन क्या होगा। यानी कि अगर 14 के जगह 16 नंबर मैं यूज़ करूं इन 10 ऑब्जर्वेशंस में, तो अरिथमेटिक मीन चेंज होगा, ऑब्वियसली पता है वो क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। अरे बात समझ, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आपको पता है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अब मुझे क्या इनकरेक्ट अरिथमेटिक मीन पता है, हाँ 20। क्या मुझे इन सभी बच्चों, ये जो 10 बच्चे इनके मार्क्स का सम टोटल पता है, नहीं। बट मुझे क्या ये पता है कि कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, हाँ। तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चल गया कि इन सभी बच्चों के मार्क्स का टोटल कितना होगा, 200, क्योंकि 200 अपॉन 10 करके ही तो 20 आया होगा। आ रही है बात समझ। अब अगर मुझे रॉन्ग टोटल पता है तो क्या मैं करेक्ट टोटल निकाल सकता हूँ, इन बच्चों के मार्क्स का करेक्ट टोटल निकाल सकता हूँ। मैं बोलूँगा हाँ 200 नंबर जो आए थे उसमें माइनस कर दो, लेट्स इनके आए थे 14, मैंने माइनस कर दी कि आपकी ऑब्जर्वेशन हटा रहा हूँ, और आप अपने सही नंबर बताओ। ने बोला सर 16, मतलब लो 16 ऐड कर देता हूँ, लो जी करेक्ट टोटल आ गया। कितना आ गया, 202। अब करेक्ट टोटल आ चुका है तो क्या मैं करेक्ट अरिथमेटिक मीन निकाल सकता हूँ, हाँ जी। करेक्ट टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, 20.2, खत्म। आ गई बात समझ, इतना ईजी है। अब यही क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस 2 दे दें और करेक्ट ऑब्जर्वेशंस भी 2 दे दें। तो आपको अगेन यहाँ तक तो बिल्कुल सेम करना है, फिर आपको 200 में 2 ऑब्जर्वेशंस माइनस करनी है रॉन्ग वाली और 2 ऐड करनी है करेक्ट वाली, तो आपका करेक्ट टोटल आ जाएगा। और फिर करेक्ट टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, करेक्ट अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। और कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है कि भाई मैंने 9 बच्चों का टेस्ट पेपर चेक करा और अरिथमेटिक मीन आया 20। फिर एक बच्चा भाग आया कि सर आपने शायद मेरा टेस्ट पेपर चेक नहीं किया, क्योंकि क्लास में 10 बच्चे हैं, मेरा भी तो कर लो, मेरा भी तो मार्क्स इंक्लूड करो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने में। मैंने उसको बोला कि अरे भाई सॉरी भूल गया, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं। बोलता सर 22 नंबर आए हैं। बोला ठीक है जी, मैं इसको कंसिडर करके न्यू अरिथमेटिक मीन निकाल लेता हूँ। बताओ न्यू अरिथमेटिक मीन क्या होगा।
समझ आया क्वेश्चन? समझ आया आप लोगों को क्या है? बच्चों 10 बच्चों ने टेस्ट दिया था, बट मैंने 9 बच्चों का पेपर चेक करा, ठीक है ना। 10 पेपर तो लेट से सबका चेक कर लिया, बट मैंने अरिथमेटिक मीन निकालते वक्त एक ऑब्जर्वेशन को लेना भूल गया। मैंने सिर्फ 9 ऑब्जर्वेशन को लेकर के 9 ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन निकाल दिया। फिर एक बच्चा है भागा भागी, सर आपने 9 बच्चों का अरिथमेटिक मीन निकाला, बट क्लास में 10 बच्चे हैं, आपने शायद मेरा पेपर कंसिडर नहीं किया क्योंकि मेरा पेपर मेरे पास रह गया था, आपके पास था ही नहीं। मतलब चलो कोई नहीं, मैंने देखा उसके नंबर 22 आ रहे थे और मैंने अब न्यू अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, हाँ, मैं बोलूँगा कि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ये, पुराना वाला अरिथमेटिक मीन है 20 समेशन एक्स अपॉन पहले कितने बच्चे थे 9, तो इन 9 बच्चों का सम टोटल 180 आ गया। अब मैंने बोला कि भाई अब न्यू टोटल क्या होगा 180 प्लस 22 यानी कि 202। अब न्यू अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अब मैं बोलूँगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अब बताओ टोटल ऑब्जर्वेशन 9 लूँ या 10 लूँ? 10 लूँगा क्योंकि अब 10 बच्चों का है ये। आंसर अगेन क्या आ गया 20.2। आ रही बात समझ? तो इस 2 लेवल पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, समझ आ गया आप लोगों को बात? कर लो, क्या आसान है एकदम। चलिए, तो आपका ये भी आ गया। इसके देखो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन के। तो पहला स्टेप क्या होता है, रॉन्ग टोटल निकालना। कैसे निकालते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 करके 200 आ गया। फिर कैलकुलेट करते हैं करेक्ट टोटल, कैसे करते हैं 200 माइनस 14 प्लस 16, 202 आ गया। फिर करेक्ट मीन निकालते हैं कैसे, 202 अपॉन 10 करके 20.2 आ गया आंसर। आगे बात समझ? एग्जाम्पल से समझना आसान है थोड़ा। आइए अगला क्वेश्चन करें, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। अब क्लास में बच्चे हो गए ज़्यादा, मैंने देखा भाई तो बहुत चीटिंग करते हो तुम लोग। मैंने क्या किया, टेस्ट लिया सेम, बट 2 क्लास में डिवाइड कर दिया आपको कि कुछ बच्चे यहाँ पे बैठो, एक एक का गैप रख के या 2-2 का गैप रख के। अब क्योंकि सारी इस क्लास में तो फिर सब आ नहीं पाएंगे, मैंने बोल दिया बाकी उस क्लास में बैठो एक एक का गैप करके। अब इस क्लास में मैं हूँ इन्विजिलेटर और बाजू वाली क्लास में ईशान सर हैं, ठीक है ना। अब मैंने मेरी क्लास में बच्चे बैठे हैं लेट से 10 और बाजू वाली क्लास में बैठे हैं लेट से 8। मैंने सबका टेस्ट पेपर चेक किया जो मेरी क्लास में बच्चे थे, ठीक है ना, और मैंने देखा कि अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है अब सबका 18। फिर मैंने बाजू वाली क्लास का टेस्ट पेपर जो है वो ईशान सर को बोला कि भाई ये रहे आंसर, चेक करके एक बार देख लेना कि क्या अरिथमेटिक मीन आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस है। तो उन्होंने अपने घर पे जाकर के अपने चेक किया, आंसर की उनके पास थी, और उन्होंने मुझे बता दिया कि इन 8 बच्चों का सम टोटल किया अपॉन 8 किया तो ये आंसर आया 24। यानी इन शॉर्ट बाजू वाली क्लास में होशियार बच्चे बैठ गए थे और इस वाली क्लास में कम होशियार बच्चे बैठ गए थे, ठीक है ना। अब मैं जानना चाहता हूँ कि कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा। यानी कि अगर मैं देखूँ क्लास में टोटल 18 बच्चे हैं तो इन 18 बच्चों के मार्क्स का अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज स्कोर क्या है, इन 18 बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। अभी तो पता नहीं चल रहा ना 18 बच्चों ने कैसे एवरेज परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि 10 बच्चों की अलग पता है और 8 बच्चों की अलग पता है। ये एवरेज परफॉर्मेंस ठीक ठीक है, ये एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी है अगर आउट ऑफ 30 देखा जाए तो, आउट ऑफ 30 देखा जाए। अब मुझे देखना है कि पूरे 18 बच्चों की एवरेज परफॉर्मेंस कैसी है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। आ रही है बात समझ आप लोगों को, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि काम करते हैं पहली क्लास के बच्चों का टोटल स्कोर निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे सम ऑफ एक्स। और कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। बताइए कैसे, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। अरिथमेटिक मीन है 18 और एन है 10, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो समेशन एक्स आ जाएगा इस तरीके से। और दूसरी क्लास के बच्चों का भी टोटल स्कोर निकालते हैं, क्या आएगा 192, ठीक है ना। अब क्लास का टोटल स्कोर निकालते हैं, ये पहले सॉरी अब इस बैच का टोटल स्कोर निकालते हैं, पहले क्लास 1 का निकाला फिर क्लास 2 का निकाला, अब पूरे बैच का टोटल स्कोर निकालते हैं। तो कंबाइंड टोटल स्कोर कितना आएगा, 180 प्लस 192 372, ठीक है। अब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालो, क्या आएगा, टोटल 18 बच्चों के नंबर अपॉन 18 बच्चे 20.666 आंसर आ गया। इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन गया कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय x1 बार प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय x2 बार। मैं मल्टीप्लाई की जगह डॉट का यूज़ करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। इजी,
उससे नहीं आएगा, करके देख लो ना। 18 + 24 कितना होगा? 42, 42/2 कितना होगा? 21। आंसर तो 21 नहीं आ रहा। हाँ क्लोज आ जाएगा बट वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वेटेज का फ़र्क पड़ जाता है। अभी आपने क्या किया, इक्वल वेटेज दे दी 18 और 24 को, बट क्लास की वेटेज तो डिफरेंट है, 18 10 और 8 है, तो इस वजह से फ़र्क आता है। ठीक है, ये बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं ऐसी, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देते हैं, वो सोचता है लो जी आ गया कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, बट वो गलत है। वो अरिथमेटिक मीन इन दो ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन आया, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन नहीं आया। क्लियर हो गई बात? चलो भाई, एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, ट्रिक होती है, ट्रिक 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 ट्रिक। आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज रहोगे तुम लोग। अब हम आखिरी पार्ट पर आ जाते हैं, विच इज़ देखो ये इसका फॉर्मूला हो गया, आपके सामने दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। अब आखिरी पार्ट पे आते हैं, क्या? वेटेड अरिथमेटिक मीन। हाँ जी, क्लास में कौन बच्चा है जिसको अपने 12th के मार्क्स पता है? हर किसी को नहीं पता होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का भी रिजल्ट ही नहीं आया, बट कुछ को पता होंगे जिन्हें पिछली साल 12th दिया था, जो उससे पहले दिया था। हाँ जी, कोई भी बताओ, बुलबुल। हाँ हाँ 93, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा आते हैं बच्चों, उसमें आपको सबसे कम आया है? अच्छा अच्छी नहीं, ओके, बस इको में नॉर्मली हाईएस्ट रहता है। चलो, तो ये बुलबुल के मार्क्स हैं, ठीक है ना। अब बुलबुल की परसेंटेज कितनी आई होगी वो हम निकाल सकते हैं, 5 को ऐड करके अपॉन 5, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 5 को ऐड करेंगे अपॉन 500 इंटू 100 करेंगे, तो 100 के 2 0 और 500 के 2 0 तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? टोटल अपॉन 5 ही बचेगा, ठीक है, जो कि अरिथमेटिक में नहीं है। बताओ जी कितना आ रहा है, आपको पता ही होगा, नहीं पता? अच्छा ओके, हाँ क्या आ रहा है बताना। ओ 86.8, लो जी, ये इनके क्या गए, एवरेज मार्क्स या फिर परसेंटेज आ गए। अब ये एक यूनिवर्सिटी में गई, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी में गए एडमिशन लेने फॉर बीकॉम ऑनर्स। यूनिवर्सिटी ने बोला कि भाई देखो, अगर आपके 91% आए हैं तो आपका एडमिशन लेंगे। अब 91% का क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है कि हम अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ को ज़्यादा वेटेज देते हैं इन कंपैरिजन टू अलग सब्जेक्ट, इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। तो बुलबुल ने पूछा क्या वेटेज है, तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम अकाउंट्स को 3 टाइम्स वेटेज देते हैं, बिजनेस स्टडीज़ को 2 टाइम्स वेटेज देते हैं, और बाकी सबकी वेटेज नॉर्मल रहती है। और अगर इस क्राइटेरिया को मैच कर गए आप और आपके 91% बन गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्या क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का? जैसे डीयू में पहले क्या होता था कि बेस्ट ऑफ 4 लेते थे और उसमें एक सब्जेक्ट हमेशा इंक्लूडेड रहता था, बीकॉम ऑनर्स तो मैथ्स इंक्लूडेड रहेगा, इस तरीके से कुछ होता था, ठीक है ना। और अगर आपके वो परसेंटेज बन गए, अगर कट ऑफ है एसआरसीसी की 99, तो आपके बेस्ट ऑफ 4 के 99 बन गए, तो वो आपका एडमिशन ले लेते थे। वो पूरी परसेंटेज, 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज नहीं देखते थे, उनका क्राइटेरिया था। अब इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है कि हम अकाउंट्स की सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, बिजनेस स्टडीज़ की उस अकाउंट्स की वेटेज है 3 टाइम्स, बिजनेस स्टडीज़ की 2 टाइम्स, और बाकी सब्जेक्ट की नॉर्मल वेटेज है। और अगर इस क्राइटेरिया को मैच करके आपके 91% बन गए तो हम आपका एडमिशन ले लेंगे। अब बताओ हमें क्या करना है, ये क्या हो गई, वेट हो गई, वेटेज हो गई, तो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ W। क्या लिख रहा हूँ? W। अब मैं क्या करूँगा, ये आपके x हो गया वेरिएबल, ठीक है ना, x वेरिएबल होता है, तो अब मैं क्या करूँगा, वेटेज मल्टीप्लाई बाय x निकालूंगा, WX। तो 92 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 276।
83 मल्टीप्लाई 1 83, 87 मल्टीप्लाई 1 87, 93 मल्टीप्लाई बाय 2 186 और 79 मल्टीप्लाई बाय 1 79। बताओ जी टोटल क्या आएगा? सेवन वन वन। अब क्या मैं 711 डिवाइडेड बाई 5 कर दूं? ये तो 100 के ऊपर परसेंटेज आ जाएगी और ऑब्वियसली बात आएगी, क्योंकि अगर आप 711 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज तो 100 से ज़्यादा आ जाएगी, तो ये तो गलत हो गया। तो अब ऑब्वियसली बात हमें क्या करना पड़ेगा? वेट के सम टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने अकाउंट्स की वेटेज ट्रिपल ली है तो ये 276 आउट ऑफ 300 माने जाएंगे ना भाई। आ रही बात समझ? और ऐसे अगर BFT में 93 आए हैं तो ये 186 आउट ऑफ 200 माने जाएंगे, आउट ऑफ 100 थोड़ी ना आए हैं। तो वेटेज का टोटल क्या हो जाएगा? 3 + 1 + 1 + 2 + 1 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय सम ऑफ W, यानी कि 711 डिवाइड बाय 8। बताओ जी आंसर क्या आ रहा है? 88 रह गई ठीक है ना, मुझे लगा था मैं करा दूंगा एडमिशन, तो इसलिए मैंने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज में हाईएस्ट तो उसकी वेटेज ज़्यादा ली, बट कोई नहीं करा पाया, आई फेल्ड तो आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, अगर वो आ गया तो आई सक्सीडेड। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? क्या होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन? चलो भाई बात समझ आनी चाहिए भाई, मोटा मोटा तो वही है। लो जी, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज फिनिश। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्यारी सी छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, और फिर हम आ जाएंगे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज़ मीडियन, जिसको हम पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। अब आप लोगों को लग सकता है कि सर आप ये पढ़ा तो रहे हो बच्चों वाली चीज़ें, क्या ये इंपॉर्टेंट हैं, क्या एग्ज़ाम में आती हैं? आप पढ़ा रहे हो कि हम घर जाके रिवाइज़ करें, एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ करें? आंसर इज़ यस, ये एग्ज़ाम में आती हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको हर एक मेरिट डीमेरिट पता होनी चाहिए। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से वो मैं आपको साइड बाय साइड बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी आप बुक के अंदर देख सकते हैं। तो पहला मेरिट क्या है अरिथमेटिक मीन का? ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। इसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है क्या? अरिथमेटिक मीन को आसान है कैलकुलेट करना और समझना, ठीक है ना। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। अरिथमेटिक मीन हर एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मेरे पास अवेलेबल हैं और मैं उनका अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ, आपकी परसेंटेज आ जाती है। अगर एक भी सब्जेक्ट में एक भी नंबर ऊपर नीचे हो गया तो परसेंटेज चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि नहीं अरिथमेटिक मीन? है। आगे बात समझ? तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। अब आप बोलोगे सर ये तो हर एक एवरेज होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा नहीं जी, हर एक एवरेज नहीं होता, मीडियन नहीं होता, मोड नहीं होता। मीडियन क्या है? मिडल वैल्यू। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, कहाँ गई भाई वो प्रॉपर्टी? आ जा भाई आ जा, देखो ये वाली, इसमें मीडियन 15 आएगा, इस डेटा में मीडियन 15 आएगा। बट अगर मैं 25 को 26 कर दूँ, क्या मीडियन चेंज होगा? नहीं। 26 को 28 कर दूँ, क्या मीडियन चेंज होगा? नहीं। तो क्या मीडियन हर एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है? नहीं। हरी बात समझ? बट अरिथमेटिक मीन अगर 25 से 26 करूँगा तब भी चेंज होगा, 26 से 28 करूँगा तब भी चेंज होगा उस डेटा का। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो इट इज़ बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, ये आपको समझ आ गया होगा। अगला, इट इज़ सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब देखो अरिथमेटिक मीन का क्या हम फर्दर किसी पर्पस के लिए कर सकते हैं? आंसर इज यस। हम अरिथमेटिक मीन का यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले बताओ, अरिथमेटिक मीन का यूज़ होता है? हाँ होता है कि नहीं होता? होता है। यानी कि हम अरिथमेटिक का मीन का यूज़ कर सकते हैं फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, वो ये बोलना चाह रहे हैं। अब मैं आपको अभी से क्रक्स बता देता हूँ, जिस एवरेज का आप कंबाइंड निकाल सकते हो, जिस एवरेज का आप कंबाइंड निकाल सकते हो, उस एवरेज की मेरिट है कि इट इज़ सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। और मैं अभी से आपको बता देता हूँ, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन 3 एवरेजेस का ही कंबाइंड निकल सकता है। कंबाइंड मीन कैसे निकलता है मैंने आपको सिखा दिया, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन और कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट इन 3 का ही कंबाइंड निकलता है। कंबाइंड मीडियन और कंबाइंड मोड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आपने स्कूल लेवल पर इकोनॉमिक्स में भी जब पढ़ा होगा तो अरिथमेटिक मीन पढ़ा होगा, उसका कंबाइंड भी पढ़ा होगा, बट क्या आपने मीडियन और मोड का कंबाइंड पढ़ा? नहीं। अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है, पढ़ोगे कहाँ से?
तो मीडियन और मोड अगर निकल गए तो ये आपका अल्टीमेट आंसर है। इसका यूज़ फर्दर किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकते आप, फर्दर किसी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं कर सकते आप। इसका फर्दर यूज़ किसी रिसर्च के लिए कर सकते हो कि भाई ये मीडियन है तो कोई रिसर्च कर रहा हूँ उसमें यूज़ कर सकते हो, बट फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं होगा इसका। रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो 3 एवरेजेस की मेरिट होगी, इट इज सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और 3 एवरेजेस कौन होंगे, AM, GM, HM। और बाकी 2 एवरेजेस मीडियन और मोड की डिसएडवांटेज होगी कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। आगे बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपने मेरिट पढ़े अरिथमेटिक मीन के, मीडियन के मेरिट डीमेरिट पर आते हैं। आजा भैया आजा, देखो ये अब देखो इसका मेरिट तो है नहीं, इसका डीमेरिट बन जाएगा ये, देखते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि कंबाइंड मीडियन नहीं निकल सकता। मोड का देखो, मोड का, मोड आजा भाई आजा, मोड आजा भाई आजा, देखो ये रहा मोड। डीमेरिट्स ऑफ मोड पर आता है, देखो क्या लिखा है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ऐसे GM और HM में अगेन ही मेरिट बन जाएगा, इट इज़ सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। आगे बात समझ आप लोगों को, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन यहाँ से भी एक बन जाता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज इज सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस है फर्दर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, फर्दर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस आर पॉसिबल विथ एवरेज। तो इसमें ऑप्शंस होते हैं अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ दीज। तो किस पे टिक करके आओगे, अरिथमेटिक मीन पे। मीडियन और मोड की तो होती नहीं है। आ रही बात समझ, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आ सकता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ऑल ऑफ द अबव। तो किस पे टिक करके आओगे, ऑल ऑफ द अबव पर। आ रही बात समझ। तो ये थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगला देखो क्या है, ऑफ ऑल द एवरेजेस, जितनी भी एवरेजेस हैं, अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड लीस्ट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। मैं पहले सब कुछ हटा देता हूँ, अब करता हूँ। देखो पहले तो समझो, जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डेटा को डील करते हैं तो हमेशा हम सैंपल में से डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी PM मोदी की अप्रूवल रेटिंग आई 76%, ठीक है ना। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अप्रूवल रेटिंग आती है हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग होती है कि उस देश की जनता कितनी उसको अप्रूवल रेटिंग दे रही है, यानी कि कितना वो चाहते हैं कि हाँ हमारा PM ठीक है या हमारा प्रेसिडेंट ठीक है। तो इंडियन से जब पूछा गया तो 86% इंडियंस ने बोला कि हाँ जी हमारा PM सही है, जो कि हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। बाकी कंट्रीज़ की अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है। अब ये 76% हमसे तो नहीं पूछा गया, क्या आपसे किसी से पूछा गया कि आपको PM पसंद है कि नहीं, नहीं है, मतलब नहीं पूछा गया। तो कहाँ से आ गई भैया। तो क्या किया जाता है, पूरी कंट्री में से हर शहर में से कुछ सैंपल उठाया जाता है कि इस शहर से 100 लोग उठा लो, इस शहर से 100 लोग उठा लो, इस शहर से 100 लोग उठा लो और इनसे पूछो, और ये जो भी बोलेंगे इसके बेसिस पे रिपोर्ट पब्लिश करो। तो इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग, कि हम हर एक से नहीं पूछेंगे, हम कुछ चुनिंदा लोगों से पूछेंगे और वो जो बोलेंगे हम मानेंगे कि पूरा देश यही चाहता है। अरे बात समझ, सैम्पलिंग क्या होती है। अब इसी तरीके से मुझे जानना था कि मेरी क्लास में बच्चों का हेल्थ कैसे है, तो मैं वेट, एवरेज वेट कंप्यूट करके हेल्थ पता लगाना चाहता था। तो मैंने देखा यार क्लास में तो बच्चे बहुत सारे हैं, किस किस का वेट पूछूं। तो मैंने कहा कि रैंडमली 5 बच्चों का वेट पूछ लिया, और उनका जो वेट था उसके बेसिस पे जो मैंने एवरेज निकाला वही मैंने बोल दिया कि मेरी क्लास के बच्चों की एवरेज हेल्थ, एवरेज वेट ये है। अब हो सकता है कि ईशान सर भी आए और ये सेम टास्क करें। अब मैंने जब पूछा तो 5 अलग बच्चों ने वेट बताया, ईशान सर ने जब पूछा तो 5 अलग बच्चों ने वेट बताया। तो हमारे जो एवरेजेस हैं वो चेंज होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, फ्लक्चुएशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। ईशान सर जब पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि भाई अलग एवरेज है, और मैं पूछ रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे। अब ये प्रॉपर्टी, ये मेरिट क्या बोलता है कि जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आता है ये अरिथमेटिक मीन में सबसे कम होता है, ये अरिथमेटिक मीन में सबसे कम होता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं विद एन एग्जांपल। लेट से मैंने जब वेट पूछा और ईशान सर ने जब वेट पूछा तो वेट्स कुछ इस तरीके से निकल के आए। एक बच्चे ने बोला 50, एक ने बोला 53, एक ने बोला 60, एक ने बोला 65 और एक ने बोला 73। और ईशान सर ने जब पूछा तो हो सकता है एक बच्चे ने बोला 52, एक बच्चे ने बोला 57, एक बच्चे ने बोला 65, एक बच्चे ने बोला 66 और एक बच्चे ने बोला 60 या 70 लिख देता हूँ, हो सकता है, ठीक है ना।
ये पांच अलग अलग वेट्स हो गए। ये सारे के सारे वेट इसी क्लास के बच्चों के हैं, यानी सैम्पलिंग जो की गई है इसी पॉपुलेशन से की गई है, इसी पॉपुलेशन से की गई है, ठीक है ना। अब अगर मैं देखूं अरिथमेटिक मीन मेरे वाले डेटा का और अरिथमेटिक मीन ईशान सर वाले डेटा का, तो क्या क्या होगा जल्दी बताइए। ठीक है 60.2, क्लियर है। ये एक एवरेज है जिसमें फ्लक्चुएशन आया है। एक एवरेज मीडियन भी होता है, याद है आप लोगों को, मीडियन भी एक एवरेज होता है। बताओ जी इस डेटा का मीडियन और इस डेटा का मीडियन क्या है, 60 और 65। बताओ जी अरिथमेटिक मीन में कितना फ्लक्चुएशन आया, 1.6 1.8 का, यही है 1.8 का तो फ्लक्चुएशन है। 60.2 और 62 का डिफरेंस कितना होता है 1.8, बट मीडियन में कितना फ्लक्चुएशन है 5 का। यही मेरिट है किसकी, अरिथमेटिक मीन की, कि भाई अगर डेटा में फ्लक्चुएशन होगा तो एवरेज में फ्लक्चुएशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट अरिथमेटिक मीन पे सबसे कम असर पड़ेगा इस चीज़ का, जो कि अच्छी बात है। और इसका सिंपल रीजन क्या है, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन को कंसिडर कर रहा है और मीडियन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन को कंसिडर कर रहा है, बीच वाली। क्लियर हो गई बात आप लोगों को। तो ये अरिथमेटिक मीन का एडवांटेज बन गया क्या, ऑफ ऑल द एवरेजेस अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड लीस्ट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। ये बात आप समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। अगला इट इज रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड मतलब समझ आता है, ठोस तरीके से डिफाइंड है, यानी कि इसकी डेफिनेशन यूज़ करो, आपके पास डेटा हो पर अरिथमेटिक मीन निकालोगे, ऐसा नहीं होगा कि भाई मुझसे नहीं निकल रहा, डेफिनेशन पढ़कर भी इतने अच्छे तरीके से डिफाइंड है। अब बोलोगे सर ये तो सारे एवरेजेस के साथ होना चाहिए, मैं बोलता नहीं, मोड के साथ नहीं होता। मोड क्या बोलता है, एनी ऑब्जर्वेशन विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट ही नहीं हो रही तो मोड निकलेगा क्या, नहीं। फर्दर सुनो, आपका डेटा कुछ ऐसा है 30, 35, 35, 40, 42, 42, 50, पता मोड क्या होगा, 35 भी होगा 42 भी होगा, दो आ गए भाई, दो तो हम क्या बोलेंगे कि मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, यानी वो इस तरीके से डिफाइंड है कि कई बार निकलता ही नहीं है और कई बार दो तीन तीन मोड्स भी आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात। बट बाकी सारे एवरेजेस जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करो, हमेशा एक ही आंसर आएगा, तो इसको बोलते हैं ठोस तरीके से डिफाइंड, यानी कि दे आर रिजिडली डिफाइंड। तो ये जो रिजिडली डिफाइंड वाला पार्ट है ये हर एक एवरेज का मेरिट है, सिर्फ एक एवरेज का डीमेरिट है और वो है मोड, ठीक है ना। और इसमें क्या लिख दिया है डीमेरिट में, इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड। आ गई बात समझ आप लोगों को। तो आपको हर एक मेरिट समझ आ गया क्या है एग्जैक्टली क्या है वो। एक तो होता है पढ़ लिया और अपने ख्याली पुला बनाना है, उसका ये मतलब होगा, उसका ये मतलब होगा, ठीक है ना। बट ज़रूरी नहीं कि हर बार वही मतलब जो आप सोच रहे हो। जैसे आपने 4th पॉइंट पढ़ा होगा तो आपने ये नहीं सोचा होगा कि इसका ये पर्पज़ है एग्जैक्टली जो यहाँ पर मैंने समझाया, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है आपकी 11th-12th वाली इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स में और इस लेवल की स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ पर आप चीज़ों को बेस लेवल पे पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो, क्योंकि तभी आप एग्जाम के क्वेश्चन कर सकते हो, ना कर ही नहीं पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा करके आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। डीमेरिट समझे अब। डीमेरिट्स क्या है, इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन। अब देखो इसकी डीमेरिट क्या हो गई कि अगर एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस हैं तो अरिथमेटिक मीन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने क्या किया था, मैंने एक डेटा कलेक्ट किया 5 बच्चों का वेट, और ईशान सर ने भी 5 बच्चों का वेट किया आप ही लोगों में से, बट उनका सैंपल अलग था, मेरा सैंपल अलग था, यानी सैंपल ही अलग अलग था। अब एक ही सैंपल है बट उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो मैंने वेट पूछा रैंडमली बच्चों का, ठीक है ना। तो 50, 55, ठीक, मार्क्स पूछे, या फिर मार्क्स ले लेता हूँ आउट ऑफ 100। तो किसी बच्चे के 10 आए, किसी के 12 आए, किसी के 13 आए, बहुत कम हो गया। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 65। अब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगी, कम लेता हूँ। 25, 30, 35, 40, 50, 60,
ठीक है। तो एक मुश्किल पेपर था, आउट ऑफ 100 ये मार्क्स है, ठीक है ना, ये सारे मार्क्स है। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि इस डेटा का अरिथमेटिक मीन क्या है, ठीक है ना, इस डेटा का मीडियन क्या है और इस डेटा का मोड क्या है। बताइए 25 प्लस 30, पहले तो 25 प्लस 35 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 75 165, 165 प्लस ये ये 275 आ रहा है ना टोटल, 275 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ रहा है। अच्छा मीडियन क्या आएगा, 3 ऑब्जर्वेशन ए 3 और देखो 3 ऑब्जर्वेशन ए 3 ऑब्जर्वेशन ए, बीच वाली ऑब्जर्वेशन हो गई है 35। अच्छा मोड भी क्या आएगा 35, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया या फिर क्या हुआ, एक बच्चा आया भागा भागा, ये सर ये 60 मार्क्स तो नहीं है मेरे, मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है ना, कैलकुलेट करो ये 95 है, और लो जी 95 लिख दे तो क्या दिक्कत है। अब बताइए कि अगर डेटा में फ्लक्चुएशन होगा वो भी एक्सट्रीम लेवल पर, 60 से सीधा 95 होता है ना एक्सट्रीम लेवल, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, मीन पे। 44.28। तो इसकी एक डिसएडवांटेज भी बन जाती है क्या, कि अगर एक्सट्रीम लेवल पे फ्लक्चुएशन होता है तो इस पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और उसका रीज़न क्या है, मीडियन और मोड क्या कर रहे हैं, मीडियन और मोड क्या कर रहे हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट रिपीट हो रही है या जो ऑब्जर्वेशन बीच में है सिर्फ उससे डील कर रहा है, और मीडियन क्या कर रहा है, सबको कंसिडर कर रहा है। तो अगर किसी भी वैल्यू में बहुत एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन होगा तो मीन पर तो उसका असर पड़ेगा, बट मोड और मीडियन पे नहीं पड़ेगा। बट मोड और मीडियन पे भी पड़ सकता है अगर जो ऑब्जर्वेशन चेंज हुई है वो अगर बीच की हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑब्जर्वेशन चेंज हुई थी 60 वाली वो 50 हो जाती, ठीक है ना, तो फिर मोड भी तो चेंज हो जाता, 35 भी हो जाता और 50 भी हो जाता, ठीक है। तो उन पर भी पड़ सकते हैं बट उसके चांसेस कम होते हैं, प्रैक्टिकली उसके चांसेस कम होते हैं। तो अगर एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन आता है तो ऑफ ऑल दी 5 एवरेजेस सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है अरिथमेटिक मीन पे, और सबसे कम असर पड़ता है हार्मोनिक मीन पर। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे कम असर पड़ता है हार्मोनिक मीन पर। ये बात समझ आ गई। तो इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन। सो देखो इस एग्जाम्पल में क्या था, 2 अलग अलग सैम्पल थे और उन सैम्पल्स के अलग अलग एवरेजेस निकले, और हमने देखा कि अरिथमेटिक मीन पे 2 सैम्पल्स में सबसे कम फर्क पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू अदर एवरेजेस। बट यहाँ पर क्या था, एक ही सैम्पल था, एक ही डेटा था, बस उसी डेटा के अंदर एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन होता है, एक ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीमली फ्लक्चुएट हो गई थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले के कंपैरिजन में अब अरिथमेटिक मीन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा, ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा। आइए अगला क्या है, इट कैनॉट बी कंप्यूटेड फॉर ऑब्जर्वेशन हैविंग ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। तो देखो क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस सीरीज में होते हैं। अब अगर आपका क्लास इंटरवल है लेस देन 30, 30 to 40 ये वेट है, ठीक है, वेट 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड मोर देन 80। और यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है ना, लेस देन 30 वाला लेट से एक ही था, 30 to 40 वाले 2 थे, 3 थे, 10 थे, 9 थे, 5 थे और 2 थे। अब मैंने बोला इस डेटा का आप अरिथमेटिक मीन निकालो, तो क्या आप निकाल लोगे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में कि जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज होते तो हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू इसकी तो हो जाएगी 35, यहाँ पे आ जाएगी 45, 55, 65, 75, ठीक है ना। क्या इसकी मिड वैल्यू और इसकी मिड वैल्यू निकाल पाओगे, नहीं। और मैं बोलूँ उस डेटा का अरिथमेटिक मीन निकालो, तो आप क्या बोलोगे, सर देखो पहली और आखिरी के तो हमें मिड वैल्यूज पता नहीं चल रही, इस डेटा का निकाल सकते हैं अरिथमेटिक मीन। मतलब ठीक है निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मुझे इस डेटा का चाहिए था। तो इस डेटा का निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या ले भाई मिड वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर दिक्कत है। तो आपको स्कूल में सिखाया गया होगा कि अगर ऐसा होता है तो अजम्पशन लो। अजम्पशन कह लो कि अगर क्लास इंटरवल का विड्थ 10-10 का है तो इसको 20 to 30 अज्यूम कर लो, इसको 80 to 90 अज्यूम कर लो, और इस अजम्पशन के साथ मिड वैल्यू ले लो और आंसर निकाल लो। बट अगर मैं अजम्पशन ना लूँ तो क्या आंसर निकल जाएगा, नहीं,
ठीक है ना। बीच वाले डेटा का, इस डेटा का तो निकल जाएगा जो छोटा वाला डब्बा है, बट पूरे डेटा का नहीं निकलेगा। क्लियर है। तो इसलिए लिखा जाता है कि अगर ओपन एंड क्लास इंटरवल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन एंड। ठीक है ना, ओपन एंड यानी 30 से कम बट कितना कम नहीं पता, 80 से ज़्यादा बट कितना ज़्यादा नहीं पता, इसको हम बोलते हैं ओपन एंड। तो अगर ओपन एंड क्लास इंटरवल है तो मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड। ठीक है, इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर ऑब्जर्वेशन हैविंग ओपन एंड क्लास इंटरवल। बट इसमें एक कंडीशन अप्लाई है, क्या, अजम्पशन के साथ, विथ अजम्पशन निकाला जा सकता है। अजम्पशन मैंने आपको बताया कि जो बाकी क्लास इंटरवल की विड्थ है वही आप पहले और आखिरी की मान लो। अच्छा, ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स का मतलब ये नहीं कि दोनों एंड्स ओपन हो। अगर कोई एक एंड भी ओपन है, अगर आपका डेटा ये होता तब भी ये ओपन एंड क्लास इंटरवल्स है। दोनों एंड का ओपन होना ज़रूरी नहीं है, कोई एक एंड भी ओपन है, ऊपर वाला ओपन है नीचे वाला क्लोज है, या नीचे वाला ओपन है ऊपर वाला क्लोज है, या दोनों ओपन है, ये तीनों ही कैटेगरीज ओपन एंड क्लास इंटरवल के केसेस में आती हैं। तीनों ही डेटा का आप अरिथमेटिक में नहीं निकाल सकते विदाउट अजम्पशन। अगला, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन और बाय यूजिंग ग्राफ। देखो, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए कोई ग्राफ नहीं बना आज तक। जैसे मीडियन ग्राफ का यूज़ करके निकाल सकते हैं, याद होगा आप लोगों को, ओजाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, नहीं याद तो सीखेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। दूसरा, हिस्टोग्राम आप हिस्टोग्राम का यूज़ करके आप मोड निकाल सकते हो। ठीक है ना, नहीं वो भी ग्राफ का यूज़ करके निकल सकता है, बट जो अरिथमेटिक मीन है वो किसी ग्राफ का यूज़ करके नहीं निकलता। अच्छा, जैसे ये जो डेटा था, इस डेटा का अगर मैं बोलता कि सिर्फ देख करके बता दो कि अरिथमेटिक मीन क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? नहीं, आप बोलोगे सर नहीं, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। बट अगर मैं बोलूँ मीडियन बता दो देख करके, तो बताया जा सकता है। ठीक है ना। तो यही दो इसकी डिसएडवांटेज बन गई कि सिर्फ देख करके, जस्ट इंस्पेक्शन यानी देख करके आप नहीं बता सकते कि इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, और ना ही ग्राफ का यूज़ करके बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात। और आखिरी, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। अगर डेटा क्वालिटेटिव है, जैसे कि मैं निकालना चाहता हूँ कि इस क्लास में बच्चों का एवरेज एटीट्यूड क्या है, एवरेज लव एंड अफेक्शन क्या है, एवरेज इमोशंस क्या है, कोई भी इमोशन हो सकता है, क्या वो पता लगाया जा सकता है? नहीं। कैसे पता लगाया जाए? ठीक है ना। अब कोई किसी से कितना प्यार करता है, कैसे क्वान्टिफाई करें? 100%, 200%, 50% नहीं कर सकते ना। तो जो डेटा क्वालिटेटिव इन नेचर है, क्या उसका अरिथमेटिक मीन निकल सकता है? नहीं। क्लियर बात है। ठीक है ना। तो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। डेटा शुड बी क्वांटिटेटिव, नंबर्स में होना चाहिए, नंबर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, तो फिर हम उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। जो डेटा नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं होता, जैसे कलर ऑफ अ फ्लावर, नेशनैलिटी, रिलीजन, इन सब का हम अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। आ रही है बात समझ? ठीक है। अगला, तो हमारा पहला एवरेज खत्म हो गया, एम। दूसरा शुरू हो गया मीडियन। मीडियन ईजी है, मीडियन ईजी है। मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन आइदर इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी करके अरेंज करो, तो जो उसमें जो मिडल वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। सिंपल बात है। अब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालते कैसे हैं, मैं आपको समझा देता हूं, बट एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटेशन पार्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, बट मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ का मीडियन निकालने को आपको आ जाए, इंडिविजुअल सीरीज़ का, डिस्क्रीट का और कॉन्टिन्यूस का आने के तो चांसेस नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज़ का आ सकता है। मैं आपको बता तीनों दूंगा। इंडिविजुअल सीरीज़ में दो केसेस बन सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला केस है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है, ऑड यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड है। ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन कहें लेट से 5, 8, 10, 12, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और लिख देता हूँ 20। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ऑड नंबर में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑड नंबर होता है, 7 ऑड नंबर होता है। ठीक है ना। अब इस केस में अगर मुझे मीडियन निकालना है तो बहुत आसान है, क्या होगा? मिडिल वैल्यू। बट अगर ऑब्जर्वेशंस इवन होती, 5, 8, 10, 12, 13, 17, 20 और एक और लिख देता हूँ 22। अब ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8 हैं, अब इसमें मिडिल वैल्यू कहाँ से ढूंढोगे? क्योंकि 4 ये रही, 4 ये रही, बीच में कुछ आ ही नहीं रहा। यहाँ पर तो देखो 3 ये रही, 3 ये रही, तो बीच में एक नंबर दिख रहा था। तो इन दिस सिनेरियो जो बीच की दो ऑब्जर्वेशन होती हैं, इनका अरिथमेटिक मीन मीडियन बन जाता है।
क्लियर होगी बात? इजी याद आ गया? तो मीडियन क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में? मिडल वैल्यू अगर ऑब्जर्वेशंस ऑड है, और अगर ऑब्जर्वेशंस इवन है, देखो ऑड इवन का मतलब ये नहीं कि ऑब्जर्वेशन के नंबर ऑड हैं या इवन है, ठीक है ना। ऑड इवन का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ऑड या इवन, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो मिडल वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो बीच की दो वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन। अब एग्जाम में, हाँ तो एक ही बात है, दिस प्लस दिस अपॉन 2, अरिथमेटिक मीन तो वही होता है, ठीक, एक ही बात है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या होता है? 2, 5, 10, 8, 12, 14, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ लेता है फाइंड अरिथमेटिक मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और बच्चे जल्दी से देखते हैं 3, 8 आ गया आंसर, 8 पे टिक कर दिया। क्या 8 आंसर सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पहला स्टेप होता है कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। क्या डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं। छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटा है? नहीं। तो पहले करो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और बड़ी, और बड़ी, और बड़ी, और सबसे बड़ी। अब जो मिडल वैल्यू है वो मीडियन होगा। क्लियर हो गई बात? तो जल्दबाजी में आप ये देखना भूल जाते हो कि भाई डेटा जो है वो अरेंज्ड ही नहीं है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और बीच वाली वैल्यू जल्दी से मार्क कराते हो। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा, बाकी तो ईजी है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल के बाद कौन सी सीरीज़ की? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है? डेटा होता है और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो 5 2 बार रिपीट हो रहा है, 8 3 बार रिपीट हो रहा है, 12 5 बार रिपीट हो रहा है, 15 4 बार रिपीट हो रहा है, और 20 2 बार रिपीट हो रहा है। और मैंने बोला फाइंड 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 मीडियन मार्क्स, फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा। तो लॉजिकली मैं आपको बताऊं, अगर इसको हम इंडिविजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 5, 5, 8, 8, 8, फिर 12 आएगा 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर 15 आएगा 4 बार, 1 2 3 4, और फिर 20 आएगा 2 बार। और अब देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2, फिर 1 2, तो बीच वाली ऑब्जर्वेशन 12 है, ठीक है ना। अब अगर ये डेटा, अगर ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल 100 होता, 120 होता, 50 होता, तो कैसे लिख के करेंगे? टाइम नहीं लग जाएगा? अरे बात समझ। तो क्या किया, इसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया गया यूजिंग फॉर्मूला। आंसर देखो 12 आ रहा है, याद रखना, ठीक है ना। क्या बोला? पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2 क्या आ गया 2, फिर 8। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करते चला जाओ हर एक लेवल पे। तो 2 क्या आ गया 2, 2 + 3 कितना होता है? 5, 5 + 5 कितना होता है? 10, 10 + 4 कितना होता है? 14, और 14 + 2 कितना होता है? 16। अब आप क्या करो, n + 1/2 निकालो। n + 1/2, n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 16 होंगी, कैलकुलेट कर लेना। तो 16 + 1 17/2, 17/2 कितना आ गया? 8.5। अब ये वैल्यू आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढो, है क्या? नहीं है। अब इससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो, है क्या? हाँ जी है। और इसकी करस्पॉन्डिंग x आपका मीडियन होगा। अरे बात समझ? वही सेम चीज़ करिए, ध्यान से सोचो। जो हम लोगों ने यहाँ पर लिख करके किया था, कि हम वही चीज़ छोटे तरीके से नहीं कर रहे। अगर हम वहाँ पर देखते हैं तो टोटल ऑब्जर्वेशन 16 थी, ये 16 ऑब्जर्वेशन है, तो बीच वाली वैल्यू मैंने गलत ले ली क्या? 5 5 5 10 16। अच्छा, मैंने वो है ना कुछ गलत कर दिया होगा, क्योंकि अगर 16 ऑब्जर्वेशन थी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 20 एक बार लिखा था और 2 बार भी लिख देते तब भी 12 की, इधर भी 12 था, इधर भी 12 था, अरिथमेटिक मीन 12 ही आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखा जाए लॉजिकली, हमने क्या किया, 16 ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना। बीच की ऑब्जर्वेशन देखी कौन सी आई? 16/2 क्या होता है? 8। तो 8th और 9th ऑब्जर्वेशन बीच की ऑब्जर्वेशन होंगी, और वो दोनों 12 रही थी, देखा था आपने 12 थी। तो 12 + 12/2 क्या आ गया? 12। यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं, हमने देखा कि भाई 16 + 1 17/2 कितना होता है? 8.5। अब 8.5 ऑब्जर्वेशन, 8.5 ऑब्जर्वेशन का मीडियन है, बट 8.5 ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? अगर पहली 2 ये हैं, पहली 5 ये, पहली 2 ये हैं, पहली 2 कौन सी है? 5। पहली 5 कौन सी हैं? पहली 2 5 और अगली 3 8। फिर पहली 10 ऑब्जर्वेशंस क्या हैं?
5 5 8 8 8 और बाकी के सारे 12। तो जो 8.5 ऑब्जर्वेशन होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल करेगी। यहाँ पर देखो ना, 5 5 2 बार लिखा, 8 8 8 3 बार लिखा, फिर 12 को मुझे 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5। मुझे पता है कि 8.5 बीच वाली ऑब्जर्वेशन है। अब वो 8.5 ऑब्जर्वेशन कहाँ फॉल करेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे कहीं फॉल करेगी। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन क्या होगी? 12, क्योंकि 12 की सीरीज चल रही है ना। अगर इनका अरिथमेटिक मीन भी निकाला जाए तो भी 12। तो उसी चीज़ को स्ट्रक्चर्ड तरीके से छोटे उस पर लेवल पे कर दिया। तो अगर आपको मीडियन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में तो उसका तरीका क्या होगा? एक बार जल्दी से देख लो। तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशन मिडल वैल्यू, मीडियन इज इक्वल टू मिडल वैल्यू। इन केस ऑफ इवन ऑब्जर्वेशन मीडियन क्या होगा? एवरेज ऑफ मिडल टू वैल्यूज। एग्जांपल ये रहा, देख लेंगे एक बार। मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, तो पहला स्टेप क्या है? प्रिपेयर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगला स्टेप क्या है? फाइंड n+1/2, जहाँ पे n क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर आपको क्या करना है? जो n+1/2 की वैल्यू आई है, सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1/2। तो 8.5 आया था, 8.5 जितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी नहीं थी, फिर उसे जस्ट बड़ी देखी, वो थर्ड स्टेप हो गया। फिर वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द मीडियन। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सेलेक्ट करी है उसका करस्पॉन्डिंग x आपका मीडियन हो जाएगा। इजी इजी। अभी जो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग मीडियन निकालते हैं, मुझे उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा? ये तो देखो, ये क्या हो गया? ये तो एकदम लेमन लैंग्वेज हो गई कि मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू, और ऑड ऑब्जर्वेशन के केस में और इवन ऑब्जर्वेशन के केस में एवरेज ऑफ मिडल टू वैल्यू। ये तो एकदम लेमन लैंग्वेज हो गई। बट अगर मुझे इसको फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा? तो मैं क्या करूँगा? मैं देखूंगा कि भाई देखो, अगर तो आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो ये वाली ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया? मिडल वैल्यू या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 + 1 अपॉन 2। 5 + 1 6/2 क्या होता है? थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी मीडियन हो जाएगी। और देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन ही मीडियन है, 1 2 3, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोगों ने बोला कि n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी मीडियन होगी। इसमें ध्यान रखना 3 मीडियन नहीं होगा, n+1/2 जो वैल्यू है वो मीडियन नहीं होगी, वो नंबर की ऑब्जर्वेशन मीडियन होगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर ऑब्जर्वेशन 6 होती तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन मीडियन होता। तो अब क्या बोलेगा फॉर्मेट? बोलेगा n/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन जो होंगी इनका अरिथमेटिक मीन इज मीडियन। तो n/2 6 है, 6/2 कितना होता है? 3, तीसरी ऑब्जर्वेशन आ गई। और 6/2 + 1 कितना होता है? 3 + 1 4, चौथी ऑब्जर्वेशन आ गई। इन दोनों ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन इज मीडियन। तो देखो ये लिख दिया यहाँ पर, क्या लिखा ध्यान से देखना। और एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। इजी इजी। क्लियर हो गई बात सबको? आसान है भाई, मुश्किल नहीं है। एक बार आप लोग पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। वही चीज़ है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। अब हम आ जाते हैं आखिरी पार्ट पर, मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 5 10 4 1। अब देखो सबसे ज़्यादा नंबर किस रेंज में आया? 20 से 30 की रेंज में सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर आए। सबसे ज़्यादा हैंड रेस कब हुए हैं? 20 से 30 जब नंबर पूछे मैंने क्लास के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है जो सबसे ज़्यादा जो, अच्छा ये तो खैर मैं मोड का बताने लग गया, सॉरी। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये सारे नंबर्स में लिखूंगा तो जो बीच वाले नंबर होंगे वो मीडियन होंगे। अब बीच वाले नंबर होंगे कौन से? ठीक है ना। तो मैंने क्या किया? अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। 2 के आगे लिखा 2, 2 + 5 7, 7 + 10 17, 17 + 4 22। अगर 22 ऑब्जर्वेशन से तो बीच की 2 ऑब्जर्वेशन कौन सी होंगी? 11th एंड 12th। और ये बात समझ, 11th और 12th ऑब्जर्वेशन के इस साइड और इस साइड इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। तो बीच की जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी? 11th ऑब्जर्वेशन एंड 12th ऑब्जर्वेशन। हमने कैसे पता लगाया? अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं तो बीच की 2 ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है? n/1 n/2 और एक n/2 + 1। तो 22/2 11th ऑब्जर्वेशन और 11th + 1 12th ऑब्जर्वेशन, ये बीच की 2 ऑब्जर्वेशन है।
अब मुझे बताइए पहली 2 ऑब्जर्वेशन क्या हैं 0 और 10 के बीच में, पहली 7 ऑब्जर्वेशन क्या हैं 0 से लेकर 20 के बीच में, पहले की 17 ऑब्जर्वेशन क्या हैं 0 to 30 के बीच में। और देखा जाए पहली 2 ऑब्जर्वेशन 0 to 10 के बीच में, अगली 5 10 to 20 के बीच में, तो टोटल 7 ऑब्जर्वेशन हो गई। 7 + 10 17 होता है, और हमें पता है कि हमारी बीच की 2 ऑब्जर्वेशन कौन सी होंगी 11th and 12th। वह 11th and 12th ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो नंबर इस रेंज में फॉल कर रहे होंगे, हाँ या ना। आ रही बात समझ आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो 11th and 12th ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ कौन सी रेंज में फॉल कर रहे होंगे नंबर 20 से 30 के बीच में फॉल कर रहे होंगे, क्योंकि पहले 2 बच्चों के नंबर 0 से 10 के बीच में है, अगले 5 बच्चों के नंबर 10 to 20 के बीच में है, तो पहले 7 बच्चों के नंबर तो 0 से लेकर 20 के बीच में हो गए। अब पहली 7 ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पे ख़त्म हो गई और 7 + 10 17 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं, तो जो ऑब्वियसली बात है 7 और 17 के बीच में ही कहीं ना कहीं आ रही होंगी कौन सी ऑब्जर्वेशन 11th and 12th ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कौन से नंबर होंगे 20 और 30 के बीच में होंगे। अब एग्जैक्ट नंबर कौन सा है ये मीडियन तो नहीं पता चल रहा हम लोगों को, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा L + n/2 - C/F/H। तो पहले तो क्या करेंगे हम देखेंगे कि भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया स्टेप 1 CF बनाओ, दूसरा स्टेप n/2 निकालो, 22/2 क्या आ गया 11, तीसरा स्टेप 11 या फिर 11 से ज़्यादा वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो। तो 11 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रही है क्या, नहीं 11 से ज़्यादा दिख रही है क्या, हाँ 17 है, ढूंढ ली। फोर्थ स्टेप इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास मीडियन क्लास है, क्या है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का सिंपल मतलब क्या है कि मीडियन इसी क्लास में छुपा हुआ है भाई, और हम लोगों ने जब लॉजिकली समझा था तो भी यही क्लास आ रही थी मीडियन क्लास, कि भाई मीडियन इसी बीच में होगा। तो देखो उस चीज़ को निकालने का एक स्टैंडर्ड बना दिया कि ये 4 स्टेप फॉलो करोगे, आपका चौथा स्टेप जो मीडियन क्लास आपको पता चल जाएगा कि मीडियन कहाँ होगा। अब मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ, एल क्या होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 20 आ गया, प्लस n/2 कितना आ रहा था 11 माइनस। अब सी का ध्यान से सुनना, सी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास की पिछली वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी होता है, तो ये क्या हो गया 7। एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो एफ क्या हो गया 10 इंटू एच क्या हो गया विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। 20 और 30 का डिफरेंस कितना होता है 10। ये आंसर 100% 20 और 30 के बीच में ही आएगा, और आना भी चाहिए लॉजिकली। क्यों, हमने देखा कि मीडियन मार्क्स जो है बीच वाली जो ऑब्जर्वेशन है, बीच की 2 ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन वो 20 और 30 मार्क्स के बीच में होगा, तो आपका मीडियन 20 और 30 के बीच में आना भी चाहिए। अगर आपका मीडियन 30 और 40 के बीच में आ गया तो क्वेश्चन ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। अरे बात समझ, यानी आपने कुछ गलत किया है। तो कितना रहा है 24, तो 24 इज मीडियन मार्क्स। आइडिया एक अंदाज़ा लगाया गया, हो भी सकता है कि प्रैक्टिकली किसी बच्चे के 24 ना आए हो सकता है कि यानी कि जो 10 बच्चे थे जिनने हाथ खड़े करे इसमें 21 22 23 25 26 वाले थे, बट 24 वाला एक भी नहीं था। बट वो हम इस डेटा से एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते, ये इसकी एक लिमिटेशन भी हो जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, और अंदाज़ा लगाने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ओके, आ रही बात समझ आप लोगों को। अगेन फिर बोलूँगा कि भाई ये स्टेप्स समझ लो, अच्छी बात है, बट एग्जाम में मीडियन निकालने को नहीं आएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो वो वही स्टेप्स देख लो एक बार। प्रिपेयर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड n/2, सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। फिर जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सेलेक्ट करी उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास क्यूमुलेटिव क्या बन जाएगी, उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास मीडियन क्लास बन जाएगी। दिस क्लास इज कॉल्ड मीडियन क्लास। और फिर आप अप्लाई करो ये वाला फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में L क्या होता है n क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। F क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H क्या होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। नोट, मीडियन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एक्सक्लूसिव सीरीज ओनली। If inclusive series is given, then we have to convert it into exclusive form and then solve the question. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अरिथमेटिक मीन के नीचे भी ये नोट लिखा था, बट वहाँ पे क्या लिखा था कि आपके पास अगर इंक्लूसिव सीरीज है उसी से मीन निकाल लो, अरिथमेटिक मीन निकालो, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिड वैल्यू दोनों केस में सेम आ रही थी। लास्ट क्लास याद आ रही है,
बट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो फिर मीडियन निकालो। बट इंटरेस्टिंग, बट ये नोट हमारे प्रैक्टिकली काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आएगा ऐसा जिसमें इंक्लूसिव सीरीज गिवन हो और मीडियन निकालना हो, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन नहीं होता। बट बस आपको पता होना चाहिए बात। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जल्दी से करते हैं, क्लास ख़त्म हो जाएगी। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी तो एकदम वाहियात है। थर्ड प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। मुझे सिर्फ फर्स्ट समझानी है, बट बाकी 2 भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। पहली क्या है वो समझ लो। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मैं डेविएशंस लेता हूँ फ्रॉम मीडियन, मीन की जगह मीडियन, तो इन डेविएशंस का जो सम है वो होगा मिनिमम। पता है ऐसी मिलती जुलती कोई और प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है? प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ अरिथमेटिक मीन, उसमें क्या था कि सम ऑफ डेविएशन इज 0 व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे मिनिमम बोल रहे हैं, तो आंसर 0 से भी कम आएगा? आंसर 0 से भी कम आएगा? आंसर इज नो, आंसर 0 से ज़्यादा आएगा। बट इसका कहने का पर्पस ही टोटली डिफरेंट है। क्या है वो समझते हैं अब। वैल्यूज़ ले लेते हैं रैंडमली। 5, 10, 12, 15 और 20। मुझे इस डेटा का आप अरिथमेटिक मीन बताइए और मीडियन बताइए। मीडियन तो 12 होगा, बिना देखे ऑब्जर्व जस्ट पे इंस्पेक्शन पता कर सकते हैं। 15 + 15 30, 50, 62। एक काम करते थे 18 कर देते हैं ना। अब 60 हो जाएगा, 60/5, ये 12 ही आ गया यार। 23 कर देते हैं। अब क्या आएगा? 13, यानी कि 65/5, 13। ठीक है। अब सुनना, अगर मैं x माइनस एक्स बार करता हूँ तो 5 - 13 -8, 10 - 13, 12 - 13, 15 - 13 और 23 - 13। इसका सम टोटल 0 आएगा। कौन बोलता है? प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी। अब अगर मैं x माइनस मीडियन करता हूँ तो देखो क्या होगा। 5 - 12 -7, 10 - 12 -2, 12 - 12 0, 15 - 12 3 और 23 - 12 11। ये कितना हो गया? 14 और -9 5। ये तो ज़्यादा आ गया आंसर। क्वेश्चन तो बोल रहा था मिनिमम आएगा, प्रॉपर्टी तो बोल रही थी मिनिमम आएगा। अब प्रॉपर्टी इसको मिनिमम आने को नहीं बोल रही थी। प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि अगर आप सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस निकालते हो, यानी कि इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, जो डेविएशंस का प्लस माइनस साइन है इसे इग्नोर करके आप डेविएशंस का सम टोटल निकालते हो, तो उसका सम मिनिमम तब आएगा जब डेविएशंस ले जाएंगे फ्रॉम मीडियन। अब हम क्या करेंगे? हम x माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे। -8 का 8 हो जाएगा, -3 का 3 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, 10 का 10 रहेगा। और x माइनस मीडियन का भी एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे। तो देखो -7 का 7 हो जाएगा, -2 का 2 हो जाएगा, 0 का 0, 3 का 3, 11 का 11। और अब मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये वाला आंसर इस वाले आंसर से कम होगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ मीडियन। 8 + 3 11, 12 13 14 24, 9 12 11 23। आ रही बात समझ आप लोगों को? ठीक है ना। अब मैंने बोला था ना कि अभी तो आपको वो 2 प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई कि किस लेवल पे बात कर रही है, बट आगे चल के दोबारा मिनिमम आ गया। ठीक है ना। बट स्लाइड चेंज कर दिया कि वहाँ पर एब्सोल्यूट डेविएशन की बात नहीं करते, यहाँ पे एब्सोल्यूट डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो इन सबसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे बताऊँ? क्वेश्चन आएगा द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज डैश व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन होंगे 0, मिनिमम, मैक्सिमम, नन ऑफ दीज। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या था। एक आ सकता है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम डैश। ऑप्शन बनेंगे AM, GM, HM, मीडियन, मोड करके
चार ऑप्शन रहेंगे, कोई भी चार हो सकता है। अब फिर कन्फ्यूज हो जाओगे कि मिनिमम था तो मिनिमम था तो मिनिमम था, तो वो एक मीडियन में भी था और एक मीन में भी था। तो आपको याद करना पड़ेगा कि मीन में क्या लिखा गया था कि डेविएशंस का स्क्वायर मिनिमम होता है, और मीडियन में क्या लिखा था कि डेविएशंस का सम मिनिमम होता है, वो भी कौन सी डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन। अगर हम मॉड लगा दें, मॉड लगा दें यानी कि माइनस वाली डेविएशन को भी प्लस कंसिडर करके सम निकालें। आ गई बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। तो डेविएशंस का सम मिनिमम होगा अगर डेविएशंस कहाँ से ली जाएंगी, फ्रॉम मीडियन, प्लस इसका हमें एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना, यानी कि इसको मॉड में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉड में नहीं रखोगे तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। देखो जी, मॉड में रखने से क्या प्रॉपर्टी काम कर रही है, ये 0 ये 5 है, नहीं कर रही। सॉरी, मॉड में ना रखने से क्या प्रॉपर्टी काम कर रही है, नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0, यहाँ पे हमारा 5। ये प्रॉपर्टी कब काम कर रही है, जब आप मॉड लेते हो, यानी एब्सोल्यूट डिविजन को ऐड करते हो, तब ये आंसर मिनिमम आएगा। ओके ओके ओके, तो बारीकियों को समझना, कैच करना। ऐसा भी आ सकता है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविजन इज मिनिमम व्हेन द डिविजन आर टेकन फ्रॉम डैश। तो अगर मिनिमम से याद आएगा कि यार मीन में भी था एक मिनिमम और मीडियन में भी था। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविजन ही लिखा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविजन लिखा है। अब ये चीज़ अरिथमेटिक मीन के केस में थी, तो ऑप्शन हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। ओके, है ना प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, बट इन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है ना, स्कूल लेवल पे कभी नहीं दिया होगा। आइए, द मीडियन विल हैव 50% ऑफ टोटल आइटम्स हैविंग वैल्यू लेस देन इट्स वैल्यू एंड वाइस वर्सा। तो मीडियन क्योंकि मिडिल वैल्यू होती है, तो ऑब्वियसली बात है आधी वैल्यू से छोटी होती होंगी और आधी से बड़ी होती होंगी, कॉमन सेंस। अगर आप सारे डेटा को एक ऑर्डर में लिख दो, बीच वाली वैल्यू को बोल दो मीडियन है, तो कॉमन सेंस क्या बोलती है कि आधी वैल्यू से छोटी होंगे तो आधी से बड़ी होंगी, बस उसी को प्रॉपर्टी बना करके लिख दिया, कोई तो कोई इस बात की नहीं। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 और 5 जो है अरिथमेटिक मीन की, वो मीडियन में कॉपी पेस्ट तरीके से अप्लाई होती है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट तरीके से। देखो यहाँ पर ही देख लो, अगर मैं बोल दूँ कि y वेरिएबल है और y वेरिएबल आया कैसे है, x वेरिएबल में +10 करके, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ y क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ x +10। अब मीडियन ऑफ y क्या होगा, मीडियन ऑफ y क्या होगा, वो होगा मीडियन ऑफ x +10, बिल्कुल सेम करके देखते हैं। x वैल्यूज़ में +10 करो, 5 का 15, 10 का 20, 12 का 22, 15 का 25 और 23 का 33। चेंज ऑफ ओरिजिन, दोबारा बताता हूँ। आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन के केस में एक चीज़ पढ़ा था ना कि अगर आपका अरिथमेटिक मीन है डेटा का और उस डेटा के अंदर आप कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर देते हो, तो जो न्यू डेटा आता है उसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ओल्ड डेटा का अरिथमेटिक मीन प्लस दैट कांस्टेंट। वही सेम चीज़ मीडियन में भी अप्लाई होती है कि अगर आपके ओल्ड डेटा का मीडियन है और आप ओल्ड डेटा को चेंज कर देते हो न्यू डेटा में, और कैसे चेंज करते हो, कोई भी चीज़ ऐड करके, यहाँ पे क्या किया, +10 किया, तो न्यू डेटा का मीडियन भी कैसे आएगा, ओल्ड डेटा का मीडियन +10। आ गया आप समझ, इजी। और यहाँ पर तो इस चीज़ को समझना ज़्यादा आसान है मीन से। यहाँ पे तो लगता है कि कैसे हुआ होगा, बट यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, अच्छा ये हो ही रहा है। हो गई बात समझ, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर नया डेटा है z, कैसा आया, ओल्ड डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो जो न्यू डेटा है उसका मीडियन ऑफ z भी कैसे आएगा, मीडियन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 2 करके। अरे बात समझ, देखो z निकालो, ओल्ड डेटा 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 10, 20, 24, 30 और 46। तो ओल्ड डेटा का मीडियन इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, न्यू डेटा का मीडियन, ठीक है ना। चेंज ऑफ स्केल भी अप्लाई हो गई, और इसी तरीके से चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी अप्लाई हो जाएगी। ए डेटा कैसे आया, ओल्ड डेटा में 5 मल्टीप्लाई करके 10 ऐड करके, तो मीडियन ऑफ ए क्या होगा, मीडियन ऑफ ए क्या होगा, मीडियन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 + 10। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 + 10 35, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 + 10 60, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 + 10 70, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 25 + 10 85, और 23 मल्टीप्लाई बाय 5 115 + 10 125।
अब मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू। और ये मिडल वैल्यू कैसे है ये बताओ, मीडियन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये चीज़ होते हुए दिखती है साफ साफ कि भाई ये तो हो ही रहा है, सामने सामने हो रहा है, तो कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल में। अर्थमेटिक मीन में थोड़ा कैलकुलेशन में वो चीज़ होती है, तो वहाँ पर वो साफ साफ दिखाई नहीं देता, बट हाँ अल्टीमेटली आंसर आ रहा होता है। क्लियर, तो इस ख़त्म। तो अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता, अरे वो क्वेश्चन मिटा दिया मैंने, जहाँ पे क्वेश्चन लिखा था ना, इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज 20 की जगह मीडियन ऑफ x इज 20 एंड x, y आर रिलेटेड बाय, लिख देते 3x प्लस 4y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन ऑफ y, फाइंड मीडियन ऑफ y। तो अगेन आंसर कैसे आता बताओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 4y प्लस 36 इक्वल्स टू 0, यानी x की जगह क्या डाल देते, मीडियन ऑफ x, और आंसर आया था 60 और 36 माइनस 96 और y इक्वल्स टू माइनस 96 अपॉन 4 यानी कि माइनस 24। यानी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, तीनों जगह सेम तरीके से अप्लाई होती है, मोड में भी सेम तरीके से अप्लाई होगी, ठीक है ना। एक बार पढ़ लो, बाकी का झंझट खत्म हो जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल का, मीडियन मोड का भी। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे और हम मीडियन के मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ करके मोड शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ये पढ़ना है और फिर अदर पार्टीशनल वैल्यू, मोड, GM, HM ये सब पढ़ना है। ओके।